अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश रखे। तो आइए कि अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह यारम और आज है इस नावल की कोशिश तो करूंगी कि लास्ट एपिसोड बन जाए, लेकिन देखें अब क्या बनता है। ठीक है। और इस नावल का लिखा है अरीशा ने। ठीक है जी, तो आइए नावल शुरू करते हैं। नावल शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है यार, आपके लोगों का क्या चला जाएगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और साथ ही आप लोगों ने मुझे इस नावल के एंड में ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट नावल हमने कौन सा रीड करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमें कौन सा नावल रीड करना चाहिए। जिसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हम वही नावल रीड करेंगे। ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि हमने इस नावल को कहाँ पे स्टॉप किया था। ये रहा जी, यहाँ पे फातिमा बीबी ने उसका उदास चेहरा देखकर कहा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन फिर भी आंख में आया आंसू गाल पर गिर गया। बचपन में ना पूरे मोहल्ले की लड़कियां तेरे डिंपल पर मरती थी, मैं सारा दिन तेरी नजर उतारती रहती थी। फातिमा बीबी ने बात बदलते हुए कहा। वो यारम को मजीद उदास नहीं करना चाहती थी। पता है रू, बचपन से ही तेरा शोहर पूरे मोहल्ले की लड़कियों को वो क्या बोलते हैं, हाँ, क्रश बना हुआ था। कभी एक उठा के ले जाती, कभी दूसरी उठा के ले जाती। मैं तो हर एक का दरवाजा खटखटा कर पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है। कभी एक के घर पर मिलता तो कभी दूसरे के घर। फातिमा बीबी मुस्कुरा कर उसे बताने लगी। ना इन्होंने यारम से शादी की वजह पूछी और ना ही रूह के सामने इस बात का इजहार किया कि वह इस बारे में कुछ जानती हैं। 2 दिन बाद खिजर, शारिफ, लैला, मासूमा, सोनू सब लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। फातिमा बीबी जिस तरह से कह रही थी तैयारी बिल्कुल उसी तरह से हो रही थी। यारम उनके सामने मुस्कुराता लेकिन तन्हाई में उदास रहता। उसकी उदासी की वजह हर कोई जानता था। फातिमा बीबी जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट सिर्फ उन्हीं के सामने है, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये अल्लाह का फैसला था और अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता था। उनकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कभी डॉक्टर के पास न गई। वो जानती थी उन्हें कोई बुरी बीमारी है। वो अक्सर बेहोश हो जाती, उन्हें अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती। उनके सर के बाल अब ना होने के बराबर थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कोई दवाई नहीं खाती थी। लेकिन अब यारम इन्हें जबरदस्ती मेडिसिन देने लगा था और किसी के माने ना माने, लेकिन यारम की बात हमेशा मान लेती थी। तज़ीम को जब से पता चला था कि यारम फातिमा का बेटा है जो रूह का शौहर है, तो उससे मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें पता था 18 साल पहले जब यारम यहाँ से गायब हुआ था, उसी दिन खिदर भी गायब हो गया था। हो सकता है यारम खिदर के बारे में कुछ जानता हो। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास ये आखिरी मौका होगा अपनी गलती को सुधारने का। वो अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती थी, यहाँ तक कि रूह से मिलकर उसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मारिया इन्हें कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। वो रूह के सामने अपनी माँ का झुकना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज सुबह से मारिया घर से गायब थी। उसकी लड़कों के साथ दोस्ती ने तज़ीम को तंग कर रखा था। अब न जाने मारिया ने कब घर लौट के आना था। वो उठकर फातिमा के घर आ गई। पूरे मोहल्ले को ही यारम की शादी का कार्ड मिल चुका था और फातिमा को सब ने यही बताया कि तज़ीम ने रूह की शादी फोन पर भी यारम से ही करवाई थी। तब यारम यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए फोन पर निकाह हुआ था, लेकिन अब वो सारे रस्म और रिवाज के साथ दोबारा उनकी शादी करेंगी। तज़ीम यहाँ आकर रूह से मिली और उससे अपने किए की माफी मांगने लगी। वो नाजुक दिल लड़की इस औरत को रोते हुए नहीं देख सकी। बस करें अम्मी, आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं। नहीं रूह, मुझे मेरे किए की माफी मांगने दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। रात दिन तुझे मारती पीटती रही, जानवरों की तरह तुझसे काम लेती रही अपनी बेटियों के लिए, और इन बेटियों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बस तू मुझे माफ कर दे रूह, मैं तो तुझसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली। अम्मी, मैंने आपको माफ किया, प्लीज आप रोना बंद करें। रूह इन्हें चुप करवाते हुए बोली। रूह, मुझे तेरे शोहर से मिलना है। तेरे मामू उसी दिन से गायब हैं जिस दिन से तेरा शोहर यहाँ से गायब हुआ था। हो सकता है तेरे मामू के बारे में पता चल जाए। तजीम ने आके एक आस से पूछा। जब रूह ने पीछे खड़े खिजर की तरफ इशारा किया। वो है खिजर मामू, दुबई में सबसे पहले मैं इन्हीं से मिली थी। रूह ने मुस्कुराकर बताते हुए इनकी परेशानी दूर की। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो देखना तक गवारा ना करेगा। तजीम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से एक बार फिर नजरें झुका गई। हमें आपसे कोई गिला नहीं तजीम बाजी, जो नसीब में लिखा होता है वो जरूर मिलता है। शादी में जरूर आइएगा। इधर एक पल इनके करीब रुककर अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला गया, लेकिन इस बात ने तजीम को बहुत राहत पहुंचाई थी। तब बैठे बातों में मगन मगर ये जबकि यारम जमीन पर फातिमा बीबी की गोद में सर रखे बैठा था। तजीम इनके साथ तैयारियां कर रही थी जब उनका फोन बजा। तजीम बेटी मारिया का नंबर देखते हुए तजीम बेबी मारिया का नंबर
ताज़ीम बीबी मारिया का नंबर देखते हुए फ़ोन उठा लिया। रात के 8 बज रहे थे। मारिया की अब तक कोई खबर ना थी। वो अक्सर अक्सर इतनी देर से घर आती थी, इसीलिए फातिमा बीबी ने इतना इतना कह दिया कि आज उसने उन्हें फ़ोन किया था। फ़ोन उठाते ही इन्हें मारिया की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी मुझे बचा लें, खुदा के लिए मुझे बचा लें, ये आदमी मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लें अम्मी, मारिया चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि तज़ीम खड़ी हो गई। इन्हें देखते हुए सारे ही अपनी जगह परेशान थे कि अचानक हुआ क्या है? तू कहाँ है? क्या हुआ है तुझे? बोल, बता मुझे। मारिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी वो मेरे पास आ रहा है, प्लीज़ अम्मी बचा ले मुझे। अम्मी एक चीख के साथ फ़ोन बंद हो गया। पता नहीं मारिया को क्या हुआ है, बहुत चीख रही थी। न जाने वो कहाँ है, न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। तज़ीम रोते हुए फातिमा बीबी को बताते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। एक मिनट, मुझे मारिया का नंबर दें, हम उस नंबर का ट्रेस करके उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप प्लीज टेंशन ना लें, खिजर ने इनके हाथ से फोन लेते हुए कहा। तभी दरवाजा बजा। सारिम और उर्वा अपने बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुए। अच्छा हुआ सारिम तुम आ गए, जल्दी से ये नंबर ट्रेस करो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुंचना है, मारिया की जान खतरे में है। इधर मोबाइल सारम की तरफ बढ़ाने लगा। आप घबराए नहीं, मारिया को कुछ नहीं होगा। शारफ ने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया, जबकि वो बेजान थी वही कुर्सी पर बैठ गई। या अल्लाह मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत करना, या अल्लाह मैं लाख गुनाहगार से ही मेरी बेटी की जान बचा ले, या अल्लाह मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्चियों को ना दे। तजीम रोते हुए बोल रही थी। तानिया और रूह से संभालने में लग चुकी थी। नंबर ट्रेस हो चुका है। वो जल्द से जल्द उस जगह पर जा पहुंचे जहां से इन्हें मारिया की लास्ट लोकेशन मिली थी। नीचे मुकम्मल वीरानी थी। यकीनन ये कोई जेर तमीर बिल्डिंग थी। लोकेशन तो यही की है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं सामने। सारिम पुलिस वाला बन के मत सोच, कातिल बन के सोच, इनकी लोकेशन अपने आप पता चल जाएगी। शारिफ इसके कंधे पर हाथ मारता आगे बढ़ चुका था। अब एक गुंडा मुझे सिखाएगा कि मुझे किसी को कैसे पहचानना है। वो दोनों हाथ सामने बांधे पूछने लगा, जबकि खिदर और यारम इन्हें अपनी बातों में उलझा देखकर आगे बढ़ चुके थे। यारम, ये देखो, ये तो किसी लड़की का इयरिंग है, काफी बेदर्दी से नोचा गया है। इसने इयरिंग पर लगे खून को देखते हुए कहा। खून ताजा है, मतलब कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, वो अपने आप को बचाते हुए बोली। ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन, ये इतना महंगा फोन, इतने महंगे कपड़े, ये पैरों में पहनी हुई सैंडल, ये बैग फ्री में तो नहीं आया। हर वक्त मुझे चकमा देकर भाग जाती है, आज कैसे भागेगी? आज तुझे इन सब चीजों की कीमत चुकानी है। बहुत खर्चा कर लिया तेरे ऊपर। तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करोगे, प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे। अब तो मेरे साथ इस तरह से कर रहे हो। इतना प्यार करते थे तुम मुझसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। मारिया रोते हुए उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देने लगी। कौन सी मोहब्बत? ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें एक रात के लिए पाने के लिए किया, इतना खर्चा किया तुम पर, इतना कुछ दिया तो मैं और तुम सीधे तरीके से मेरे इतना कुछ दिया तुम्हें मैंने और तुम सीधे तरीके से मेरे हाथ ही नहीं आ रही। मैं किसी भी लड़की के साथ 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, लेकिन तुम्हारे साथ कितने अरसे से हूँ और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं, सब झूठ है। किसी गरीब से तो तुम लोगों की को मोहब्बत होती नहीं, क्योंकि कोई गरीब तो तुम लोगों को ये सारी चीजें नहीं दे सकता। अगर तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत की कदर होती ना, फिर कभी तुम मुझसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना मारिया, तो अपने घर वालों से छुप कर मुझसे बात ना करती। जो मोहब्बत सच्ची हो ना, इसमें डर नहीं होता। तुम जैसी लड़कियों को किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं होती। तुम लोगों को सिर्फ ऐसा चाहिए, और मुझे तुम जैसी लड़कियां। बस अब ये रोना धोना बंद करो, मेरी अब तक की सारी इनायतों की कीमत चुका। यार, ये तो बहुत शोर मचा रही है, इसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा। कोई बात नहीं, इसका मुंह मैं अभी बंद करता हूँ, तीसरा उसके करीब आते हुए बोला। वो उसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, जब एक जोरदार धक्के से वो दूर जा गिरा। इससे पहले कि बाकी दोनों को संभलने का मौका मिलता, इधर और शारिफ इन पर टूट पड़े। यारम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके माथे पर रखा। नहीं यारम, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, सारिम ने उसे समझाते हुए पीछा करना चाहा। सारिम, इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता से रूह की दी हुई कसम याद आ गई। खिदर, मैं इसे मारना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मार सकता। वो सारिम को इग्नोर करता खिदर से बोला, तुम्हारी भांजी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है खिदर। इस बार वो चिल्लाया था, जब खिदर ने अपने पीछे से पिस्तौल निकाल के जमीन पर बैठे इस आदमी पर गोली चला दी। अब ठीक है, रिलैक्स,
खिदर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि सारिम उनकी इस हरकत पर सर आ भर कर रह गया, जबकि दूसरे दोनों खौफजदा नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। आज हम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। लड़के बुरी तरह रोते हुए बोल रहे थे, लेकिन जिस लड़की की तरफ देखा इसका हिसाब तो चुकाना होगा। इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम ये हरकत कर चुके होगे, और डेविल के कानून में इस गुनाह की कोई माफी नहीं। तुम लोग मारिया को लेकर यहाँ से निकलो, मैं और खिदर थोड़ी देर में आते हैं। उसने शारिफ की तरफ इशारा किया तो वो उसके हुक्म की तकमील करता हुआ मारिया को लेकर वहां से निकल गया। आप लोग पुलिस में हैं क्या? मारिया जो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, शारिफ ने उसे पानी लाकर दिया, जैसे जैसे पीते हुए वो उनसे पूछने लगी। शारिफ कुछ न बोला, लेकिन सारे में हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ ही देर में खिदर और यारिम आ चुके थे। थैंक यू सो मच यारम भाई, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते ना तो न जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, मारिया ने रोते हुए कहा। मारिया, आज जो कुछ भी हुआ इसमें इनसे ज्यादा तुम्हारी गलती है। वो लड़के तुम्हें देखने की भी हिम्मत क्यों कर पाए? क्योंकि तुमने इनको मौका दिया ऐसा करने के लिए। उसने तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे दिए और तुमने उड़ा लिए। उसने तुम्हें महंगी से महंगी चीज खरीद कर दी तो खुशी से लेती रही, इसी सब को उसकी मोहब्बत समझती रही। लेकिन ये सब मोहब्बत नहीं है मारिया, मोहब्बत इन सब चीजों की मोहताज नहीं होती। क्या मुंह दिखाती अपनी माँ को? अगर यहाँ भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो वो औरत जीते जी मर जाती। उसकी एक बेटी अपने ही घर में सुखी नहीं है, दूसरी बेटी घर से भागकर उसका नाम बदनाम कर चुकी है। और तुम क्या करने जा रही थी? तुम खुदा ना खास्ता मगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचते तो क्या हो जाता? आजकल की लड़की उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जो आदमी तुम पर पागलों की तरह पैसा लुटाता है वो तुम्हारी मोहब्बत के लालच में नहीं, तुम्हारे जिस्म के लालच में करता है। मैं हर मर्द को गलत नहीं कहता, कुछ होते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। मारिया, खुदा के लिए समझ जाओ, ये लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत ऐसी नहीं होती। आज जो कुछ भी हुआ इसमें जितनी गलती इन लोगों की थी इतनी ही तुम्हारी है। अगर वो गलत है तो सही तुम भी नहीं हो। तुम लोग मोहब्बत को कौन से तराजू में तोलते हो? दौलत के जिसके पास दौलत ज्यादा है वो मोहब्बत ज्यादा करता है, तो ये सिर्फ गलतफहमी है और कुछ नहीं। घर चलो, तजीम आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वैसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी में बैठ चुका था कि मारिया में रोते हुए इनके साथ आ बैठी। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहती थी अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो खुदा का शुक्र है कि यारम भाई और उनके दोस्त वहां पहुंच गए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मुझे माफ कर दें अम्मी, मैंने आपकी सारी बातों को गलत समझा, मैं आपको अपना दुश्मन समझ बैठी थी। मारिया रोते हुए तजीम के गले लगकर बोली, जबकि शुक्रगुजार नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। फातिमा भी फखर से अपने बेटे को देख रही थी। मुबारक हो, तुम भी गुंडों में शामिल हो गए, शारिफ ने सारम के कान के करीब कहते हुए अपनी बत्तीसी की नुमाइश की, जिसे घूर कर देखते हुए सारिम फातिमा बीबी से बातों में मगन हो गया। फातिमा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी, रू ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, आज खिजर ने हमारे घर की इज्जत बचाई, मैं कभी इन बच्चों को इनका हक नहीं दे पाई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या रू की रुखसती मेरे घर से हो सकती है? तजीम ने इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा तो फातिमा ने उनके हाथ फौरन थाम लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो तजीम? रू तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। फातिमा बीबी ने खुले दिल से इजाजत दी तो वो खिजर को देखने लगी। खिजर, तुम मेरे घर के बेटे हो, लैला मेरे घर की बहू है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस बार उसने खिजर के सामने हाथ जोड़ना चाहे, जब खिजर ने भी उनके हाथ थाम लिए। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ तजीम बाजी, लेकिन यारम रू को जाने की इजाजत नहीं देगा। खिजर ने कहा, वो कौन होता है मना करने वाला? अभी सिर्फ शादी की बात चली है, शादी हुई नहीं है। वो इस पर हुक्म चलाएगा। तजीम, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मैं धूमधाम से अपनी बहू बना के लाऊंगी। फातिमा बीबी ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा तो वो शर्माई। पगली, इतना यारम से नहीं शर्माती जितना मुझसे शर्माती है ये। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए उसकी बधाई ली। सब लोग शादी की तैयारियों में जुट चुके थे, जबकि फातिमा बीबी आराम से बैठी इन सबको देख रही थी। क्या वो अम्मी, आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा? यारम ने खामोश बैठे देखकर पूछने लगा। क्या है ये सब कुछ यारम? मैंने कहा शादी के लिए। अरे ये कौन सा तरीका है शादी करने का? ना लड़का लड़की मिले हैं, ना एक दूसरे से बात हुई है, ना एक दूसरे को पसंद किया है, और ना ही मंगनी हुई है। तुम लोग डायरेक्ट ही दिन डालने लग गए हो। ऐसी शादी की ख्वाहिश नहीं है मेरी, मैं को जबरदस्ती कर रही हूँ तुम्हारी शादी। पहले तुम रू से मिलो, उसे बाहर लेकर जाओ, डिनर करवाओ, प्यार मोहब्बत की बातें करो, फिर लड़की को यहाँ लेके आओ, मुझसे मिलवाओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं करूंगी तुम्हारी शादी। फातिमा बीबी ने सीरियस अंदाज में कहा। लेकिन इस सब के दौरान यारम के लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड को भी जुदा ना हुई। तो आप मेरी लव मैरिज करवाना चाहती हैं?
यारम ने उन्हीं के अंदाज में पूछा तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। तो मैं अपनी पसंद की ही लड़की ना ले आऊं, पहले उसके साथ चक्कर चलाता हूँ, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हुए उसके साथ डेट मारता हूँ, फिर जब कन्फर्म हो जाए कि उसके साथ शादी करनी है तब आपसे मिलाने लाता हूँ, वरना वहीं छोड़कर कोई दूसरी पटाता हूँ। यारम इन्हें देखते हुए बोला, जबकि उनकी घुरी पर वो खामोश हो गया। मेरी बहू बन के रूह ही इस घर में आएगी, शराफत से रूह को जाकर पटाओ ताकि मैं उसके घर रिश्ता लेके जाऊं। फातिमा बीबी के अंदाज पर वो कहका लगाकर हंसा। यानी अब मैं लव मैरिज भी आपकी मर्जी से करूं, यानी अब मैं लव मैरिज भी आपकी मर्जी से करूं, वो इन्हें कह रहा था जबकि वो दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। यारम का कहका एक बार फिर से बेसाख्ता था। रू देखो रू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कल तुम और यारम एक होटल में मिलने वाले हो और वहां सब कुछ परफेक्ट रहना चाहिए। यारम को ना जीन्स में लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तुम कल जीन्स पहन के उससे मिलने जाओगी और मेरी हाई हील चेक करो, वो तुम्हें फिट आ रही है। मासूमा जाओ मेरे मेकअप का सामान निकालो, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। मैं कल तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार करके भेजूंगी कि यारम इनकार ही ना कर सके। एक मिनट लैला, तुम्हें किसने कहा कि यारम को जीन्स में लड़कियां पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं है, रू ने यकीन से कहा। पहली बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी मामी हूँ, मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करो, मेरे रिश्ते की थोड़ी इज्जत करो, लैला ने इतराते हुए कहा। तो मासूम माँ ने नजरें घुमाई। और यारम को क्या पसंद है क्या नहीं मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। पूछो कैसे? लैला ने उसके सामने जवाब देते हुए सवाल किया। कैसे? रूह ने ना चाहते हुए पूछा। लैला को कोई जवाब न समझा। कैसे क्या? इतने टाइम से इसके पास रही हूँ, तुम्हें नहीं पता? खैर मैं बता ही देती हूँ। देखो रूह यारम को कल तुमसे मिलकर ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो पहले कभी तुमसे नहीं मिला। मतलब कि अगर इसे वही पुरानी वाली रूह मिलनी है तो फिर वो दूसरी शादी क्यों करेगा? पहले वाले निकाह में भी कोई बुराई तो नहीं है, तुम्हें तो वैसे भी हासिल कर चुका है। हमें उसकी एक्साइटेड में हमें उसकी एक्साइटेड बढ़ानी होगी। इस पर यह जाहिर करना होगा कि इस बार उस पर आने वाली नहीं बल्कि एक नई रूह मिलने वाली है। और उस रूह को देखते इस बार पुराने वाली नहीं बल्कि एक नई रूह मिलने वाली है और उस रूह को देखते ही वो पहली नजर का आशिक बन जाना चाहिए। वो तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाए। मैं कल तुम्हारी कुछ लुक बनाऊंगी कि वो तुम्हें देखता रह जाए और फौरन जमीन पर बैठकर तुम्हें प्रपोज कर देगा। लैला ने कहा। वो सब कुछ तो ठीक है लैला, मेरा मतलब है लैला मामी। लैला की घोरी ने असर किया था। मैं उनके सामने जीन्स पहन के कैसे जाऊंगी और हाई हील में तो मुझे चलना भी नहीं आता। रो ने अपनी परेशानी बताई। ये लो मैडम, प्रैक्टिस करो बैठ के, उसने अपनी हाई हील उसके सामने रखते हुए कहा। और जीन्स की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से तो तुम अबाया पहन के जाओगी, वहां होटल के रूम में जाकर उतार देना और उसके बाद जो मैं कहूँ तुम यारम के सामने बिल्कुल सेम टू सेम वही कहोगी। यारम को कुछ न्यू फीलिंग आनी चाहिए। उसने मासूमा को की तरफ नजरें घुमाकर देखा तो वो शरारतें हंसी, जबकि मासूमा अपना कहकर रोकती कमरे से बाहर भाग गई। मैं पहले बता रहा हूँ, आपकी मर्जी की लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो मैं फौरन इनकार कर दूंगा। यारम इनकी गोद में सर रखे हुए मुस्कुराकर बोला। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, बेशक तू जवान हो गया है लेकिन मर्जी अब भी मेरी ही चलेगी। फातिमा बीबी से घूरते हुए कहा। मुझे नहीं पता, बस आप कान खोलकर सुन ले, मुझे रूह जैसी बोरिंग लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तो कोई कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लड़की चाहिए। रूह जैसी लड़की का क्या फायदा? यारम ने इन्हें मजीद तपा दिया। यारम तुम बहुत पिटोगे मेरे हाथों, वो गुस्से से अपना जूता निकालते हुए बोली। अच्छा अच्छा, दिल खोल के पीट लीजिएगा, पहले दवाई खा ले, वो मेडिसिन उठाते हुए बोला। मुझे नहीं खानी, बहुत गंदा जायका है इसका। फातिमा बीबी ने मुंह बनाया। बिल्कुल भी गंदा जायका नहीं है, इसका रंग देखें कितना प्यारा है, यारम ने शरारत से कहा, जिस तरह बचपन में वो इसे दवाई देते हुए कहती थी। उसके इस तरह से कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी। यारम भी अपने बचपन को याद करते हुए मुस्कुराया, लेकिन ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए। उनका साथ सिर्फ चंद दिनों का था, वो उन्हें दवाइयां खिलाकर बाहर निकल गया। आज उसे रूह की जरूरत थी जिसके साथ वो अपना हर गम शेयर कर सकता था, लेकिन 2 दिनों से वो इसे देख तक नहीं पा रहा था। कल का सारा दिन तुम मेरे साथ होगी तो तुमसे अपनी बातें शेयर करूंगा। ये सुबह कब होगी? उसने अंधेरे को एक खतरनाक घुरी से नवाजते हुए कहा। लेकिन अफसोस अंधेरे पर यारम की घुरी का कोई असर ना होना था। वो अभी अभी होटल में पहुंचा था। सर आपका रूम सेकंड फ्लोर पर है, बेरे ने आकर बताया। रूम क्यों बुक करवाया? हम तो बस मिलने वाले थे। मतलब खिजर ने उसे रूह के साथ वो पुरसकून सा वक्त देने के लिए रूम बुक किया। वो मुस्कुराते हुए रूम की तरफ जाने लगा। उसे लगा था रूह अभी तक नहीं आई होगी, लेकिन बेड पर उसका अबाया देखकर वो मुस्कुराया। वॉशरूम का दरवाजा बंद था। वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा।
हेलो लैला, मेरा मतलब है लैला मामी, यारम कमरे में आ गए हैं, मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ? लैला और खिजर उसे रूम में छोड़कर जा चुके थे और वो वॉशरूम में खुद को कैद किए हुए थी। रू देखो, जो मैंने कहा है, अगर तुमने नहीं किया तो देखना मैं तुम्हारी वो पिटाई करूंगी कि बस भूलो मत, मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामियां बहुत जालिम होती हैं। लैला ने उसे डराते हुए फोन बंद कर दिया क्योंकि सामने से खिजर आ रहा था उसके लिए आइसक्रीम लेकर। ये लो मैडम आपकी आइसक्रीम। खिजर ने आइसक्रीम उसे देते हुए कहा। थैंक यू, लैला मुस्कुराई। वैसे एक बात तो बताओ, ये तानिया तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं चिपकती? लैला ने जांचती नजरों से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, शायद, खैर क्या फर्क पड़ता है, वो भी मेरी भांजी लगती है। खिजर ने लापरवाही से कहा। ओ हेलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है, और वैसे भी तुम्हारी भांजी के तौर पर मैं सिर्फ रूह को ही कबूल कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि इससे के पास उसके पास ज्यादा मत जाओ, वरना। लैला ने सीरियस अंदाज में उससे दूर रहो, वरना, लैला ने वार्न किया। वो तो खिजर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। गुड बॉय, लैला ने कहते हुए बेसाख्ता उसके गालों को अपने लबों से छुआ। लैला, ये पाकिस्तान है, खिजर ने याद दिलाया। तो क्या पाकिस्तान में अपने हबी को प्यार करना अलाउड नहीं है? लैला ने मासूमियत से पूछा। अलाउड है मेरी जान, लेकिन सिर्फ अपने कमरे में, यूं बाहर सरेआम नहीं। खिजर ने समझाया तो लैला सॉरी बोलकर बात खत्म कर चुकी थी, जबकि खिजर जानता था कि उसकी बात को वो बिल्कुल भी नहीं समझी। सुने, अम्मी की बहू बाहर निकल आए, वरना मुझे बता दे, मैं चला जाता हूँ। यारम उसे देखने के लिए जितना बेचैन था वो इतना ही उसका जब्त आजमा रही थी। अब यारम ने बकायदा वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। जी यारम, मैं बस आ रही हूँ। रूह बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस जाहिर करने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोलने लगी। हिम्मत कर रूह, यारम यारम पर तूने ये बात साबित करनी है कि तू पुरानी नहीं बल्कि नई, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट रूह है। अपने आप को हिम्मत देते हुए कदम बाहर की तरफ उठाए, जहां यारम बेचैनी से कमरे के चक्कर काटते हुए सिगरेट पी रहा था। जब मुड़ा तो नजर उसकी जीन्स पर शॉर्ट रेड टॉप पर पड़ी। सारे बाल पोनीटेल में बांधे, होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाए, पैरों में हाई हील पहने, किसी भी एंगल से वो उसकी सीधी सादी रूह नहीं लग रही थी। एक पल के लिए यारम उसके रूप में खो सा गया, जबकि उसकी नजरों से कंफ्यूज होते आगे बढ़ते वो और अगले ही कदम पर साबित हो गया कि वो उसकी मासूम सी सीधी सादी सी रूह ही है। यारम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया, वरना वो बुरी तरह जमीन पर गिरती। उसकी बाहों में झूलती, वो आंखें बंद किए उसकी गिरफ्त में कांप रही थी। खूबसूरत लब लरज रहे थे। यारम का दिल बेईमान होने लगा। इन लबों को छूने की हसरत शिद्दत से जागी, जिस पर लब्बैक कहते हुए उसके लबों पर झुका। रूह को यकीन होते ही कि वो गिरने से बच गई है, फौरन उसकी गिरफ्त से निकली और यारम की हसरत हसरत ही रह गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाती बेड पर आ बैठी। अपनी ख्वाहिश पूरी न होने पर यारम ने से घूरा, जबकि वो उसकी ख्वाहिश से अनजान अपने आप को पुरसकून करके लैला की बताई हुई बातों को सोचने लगी। जी तो मिस्टर यारम, आप सिगरेट पीते हैं? उसने जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े की तरफ इशारा किया, जो शायद उसको बचाते हुए उसने जमीन पर गिरा दिया था। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया, यानी इसे मुकम्मल तैयारी के साथ भेजा गया था। जी हाँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। आपका कोई प्रॉब्लम है मेरे सिगरेट पीने से? यारम भी इसके सामने बैठकर बोला। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? कौन सा हमारी शादी हो गई है? रू ने लापरवाही दिखा। मतलब शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है? यारम ने दिलचस्पी से पूछा। ये शादी के बाद सोचेंगे। अगर शादी हुई तो मेरा मतलब है हम एक दूसरे को पसंद आए। तो रू तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़कर बोली। तो किस तरह का शोहर चाहिए आपको? यारम ने पूछा। मुझे तो बस आप ही चाहिए, रू ने दिल में सोचा। बेचारी ने सिर्फ कपड़े ही बोल्ड पहने थे, तो अंदर से वही बेवकूफ सी रू थी। वेल एजुकेटेड, हैंडसम, केयरिंग, उसने लैला वाला जवाब दिया, जिस पर वो मुस्कुराया। आपको किस तरह की बीवी पसंद है? रू कहते हुए उसके नजदीक आई और उसके हाथ को अपने नरम से हाथों से छुआ। लाला, तुम बहुत पिटने वाली हो मेरे हाथों। मेरी मासूम सी रूह को क्या से क्या बना डाला, यारम ने सोचा और उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। खैर, मुझे सीधी सादी, यारम ने भी बोलना शुरू ही किया था कि रू ने उसके मजीद करीब आई। मेरी जैसी, रू ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। मेरे जैसी? रू ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। सीधी सादी, भोली भाली, मासूम सी, जैसे जिसे देखते ही सुकून मिले। मैं दिन में एक बार उसकी शक्ल देख लूं तो पूरा दिन खुशगवार गुजरे। यारम ने उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर थाम लिए, जैसी कि मेरी रूह है। यारम ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। इसका मतलब है 2 घंटे की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ।
रूह अपनी तरफ इशारा करते हुए खड़ी होकर बोली, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे इस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? यारम ने इसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही इसकी तैयारी पर एक मुकम्मल नजर भी डाली। लैला ने रूह ने मुंह बनाकर कहा जैसे लैला की शिकायत लगा रही हो। मेरा बच्चा, मुझे इस तरह की लड़की अगर पसंद होती तो वहां क्या ऐसी लड़कियों की कमी है? मुझे तो मेरी रूह का इंतजार था। यारम ने इसका हाथ थाम कर उसे वापस अपने करीब बिठाया तो रूह ने सबसे पहले अपने पैरों में पहने हुए हाई हील्स उतारकर दूर फेंके। पैरों में भी दर्द हो गया मेरे तो। यारम 2 मिनट इंतजार करती। सॉरी अगर बीच में किसी किस्म का नॉइस हो तो इसके लिए बहुत बहुत माजरत है। यारम 2 मिनट इंतजार करे, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रूह ने अपने पास पड़ा बैग उठाया, मतलब कि वो इसकी भी तैयारी करके आई थी। यारम ने उसे इजाजत दी तो वो 5 मिनट के बाद सादा सा सफेद रंग का सूट पहन के आई और यारम के करीब आकर बैठी। बेबी लिपस्टिक क्यों उतारी? कितनी प्यारी तो लग रही थी। यारम ने आज पहली बार उसे इस रंग की लिपस्टिक में देखा था जिसकी अक्सर वो इससे फरमाइश करती थी। अभी नहीं, वो शादी के बाद। रूह ने हमेशा की तरह लारा लगाया, मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। वो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करने लगा और अपने दिल में मचलती ख्वाहिश पूरी करने लगा। यह भी शादी के बाद। रूह जल्दी से बोलकर पीछे हटी यार तो यारम भी मुस्कुराकर पीछे हट गया। वो अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए इतना तो कर ही सकता था। इसे पीछे हटता देखकर वो पुरसकून होकर बैठी। यारम, मैं जानती हूँ बहुत परेशान है, लेकिन यारम आप इतने क्यों बेबस हो गए? हम फातिमा बीबी को दुबई या किसी दूसरे मुल्क ले चलते हैं जहाँ उनका इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। रूह ने फिक्रमंदी से कहा, रोज तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी माँ को बचाने की कोई कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है अगर इनके बचने के चांस होते तो क्या मैं कोशिश ना करता? रूह कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, जो दिमाग से पूरे जिस्म में फैल चुका है। वो पहले तकलीफ बर्दाश्त करती रही हैं और किसी को कुछ बताया नहीं, और जब हम कुछ नहीं कर सकते हमें पता चला। रूह, उनके पास बस यही चंद दिन है। मैंने इनसे कहा कि मैंने किसी दूसरे मुल्क इलाज के लिए ले चलता हूँ तो उन्होंने कहा कि वो अपना आखिरी वक्त अपनों के साथ गुजारना चाहती हैं, आजाद और बेफिक्र। यारम ने रूह को फातिमा बीबी के बारे में बताया तो वो और परेशान हो गई। यारम, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? आंखों में पानी आ चुका था। रूह ने फिर से पूछा, एक आस, एक यकीन कि शायद यारम कह दे कि कुछ हो सकता है, लेकिन यारम ने उसे झूठी उम्मीद भी ना दिलवाई। नहीं रूह, हम कुछ नहीं कर सकते सवाए उनका आखिरी वक्त खूबसूरत बनाने के। यारम ने रूह के आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगाया। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था यारम, सब कुछ खराब हो गया। रूह ने रोते हुए कहा, रूह प्लीज रोना बंद करो, यह उनकी आखिरी दिन है। हमें यह दिन खूबसूरत बनाने में उन्हें वो खुशियां देनी है जिनकी वो तमन्ना करती हैं। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला तो रूह ने इस बात में सर हिलाया। ये तुम क्या लड़की को ताड़ रहे हो? लड़के, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा मेरे घर में कौन सी कबूतर गिरी गिरी हुई है? फातिमा बीबी ने बाहर धूप में बैठे शारफ के कान पकड़कर कहा, जो कब से मखतूमा को अपनी नजरों के हिसार में लिए बैठा था और उसकी नजरों से कंफ्यूज होते हुए अपने काम नहीं कर रही थी। वो जो कभी उसी के इस तरह से घूरने पर शर्माती तो कभी गुस्से से घूरती, लेकिन शारफ ढीठ बना उसे घूरे जा रहा था। जो फातिमा बीबी तो क्या, घर में आए कुरान पढ़ने वाले बच्चों ने भी नोट कर लिया। फातिमा बीबी, मैं तो देख रहा था कि ये अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। शारिफ ने अपना कान सहलाते हुए कहा, तो क्या जनरल लगा है तो इस पर? वो जो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो सजा देगा उसे। चल जल्दी से झाड़ू उठा और जाकर छत की सफाई कर, एक एक कोना चमका, और अगर सफाई ठीक से ना हुई तो मैं तेरी वो हालत करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। फातिमा बीबी गुस्से से बोली। यारम क्या कम हिटलर का जानशीन था कि फातिमा बीबी इससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। वो बुड़बुड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। आ जाए यारम, तो कहती हूँ ये कबूतर गरिया मुझे पसंद नहीं, इसकी भी शादी कर, फिर दिल खोल के एक दूसरे की आंखों की प्यास बुझाना। वो अपने कमरे में जाते हुए बोली, जबकि उनकी बातें सुनकर मासूमा का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। हद शारिफ, कभी बाज नहीं आएगा। मासूमा कमरे में फातिमा बीबी को खाना देने आई तो वो सो रही थी। यारम ने सख्ती से कहा था कि इन्हें वक्त पर खाना दिया जाए और मेडिसिन भी। मासूमा ने सोचा और इन्हें जगाते हुए इनके करीब आई। वैसे भी नमाज का वक्त होने वाला था। फातिमा बीबी, खाना खा लें, नमाज का वक्त होने वाला है, वो इनके करीब आकर कहने लगी, लेकिन वो ना हिली, जबकि उनकी नींद बहुत कच्ची थी। वो जरा सी आहट से जाग जाती थी। फातिमा बीबी, मासूमा ने इन्हें हाथ लगाकर जगाना चाहा लेकिन वो नहीं उठी। मासूमा को परेशानी होने लगी। शारिफ छत की सफाई करके खिदर के पास जा चुका था।
जबकि सारिम और उर्वा शादी की शॉपिंग के लिए गए हुए थे। उसने एक बार फिर से फातिमा बीबी को जगाने की कोशिश की। फातिमा बीबी उठे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उनके पास जाकर पूछने लगी, लेकिन इस बार भी वो ना जागी तो मासूमा घबरा गई। इन्हें जगाने की कोशिश में नाकाम होती वो बाहर की तरफ भागी और तजीम के घर की दीवार तक आई। आंटी प्लीज जल्दी से किसी को भेज दें, फातिमा बीबी को कुछ हो गया है। वो इतना कहती वापस कमरे की तरफ भागी। फिलहाल वो ठीक है, लेकिन आगे भी ठीक रहेंगी, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। देखिए, इन्हें अस्पताल की जरूरत है, इन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आपने अस्पताल में एडमिट करवाएं ताकि इनकी सेहत को मजीद नुकसान न पहुंचे, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। क्या आपके अस्पताल में रहने थे मैं बच जाऊंगी? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचूंगी, मैं आखिरी वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सुकून से जी नहीं सकती, लेकिन मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। यारम अब घर चलो, मुझे इस माहौल में घुटन हो रही है। फातिमा बीबी ने डॉक्टर को इग्नोर करते हुए यारम से कहा तो इन्हें वापस घर ले जाने के लिए उठा। लड़की पसंद आई? वो मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतार कर बोली, जो यारम ने पकड़कर दोबारा लगा दिया। जी पसंद आई, यारम ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी से रिश्ता लेके चलते हैं, ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास यारम, मेरे दिन खत्म हो रहे हैं। वो बेबसी से बोली तो यारम रो दिया। प्लीज मत जाए मुझे छोड़कर, आज आखिर वो मर्द से बच्चा बन गया, जाना तो पड़ेगा ना, अल्लाह का बुलावा आया है, अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। आप कहें ना आपसे, आप कहें ना कि आपके बेटे को आपकी जरूरत है, वो वैसे भी तो आपकी सारी बातें मानते हैं। यारम किसी छोटे बच्चे की तरह इनसे लिपट कर रो रहा था। ऐसे रोते हुए भेजेगा तो मैं खुशी खुशी नहीं जा पाऊंगी। मैं तुम सबको खुशी खुशी छोड़कर जाना चाहती हूँ, मगर तुम इस तरह से रोते हुए रुखसत करोगे तो मुझे सुकून नहीं आएगा। फातिमा बीबी भी उसके आंसू देखकर रो दी, तो यारम ने फौरन उनसे अलग होकर अपने आंसू साफ किए। नहीं रो रहा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। इनके माथे पर बोसा देकर बाहर निकल गया। शायद मजीद इनके सामने अपने आंसू नहीं रोक सकता था। बाहर खिजर, सारिम और शारिब उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखें देखकर खिजर ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया तो सारिम भी इन दोनों के साथ आ लगा। शारिब भी अपनी आंखों से आंसू साफ करता इनके साथ आ गया। सब उदास थे, लेकिन वो जानते थे कि इन्हें खुश रहना होगा, अपने लिए ना सही अपनी माँ के लिए, ताकि वो इसे खुशी खुशी रुखसत कर सके। अरे फातिमा बीबी आए ना, ताजिम ने इन्हें दरवाजे पर देख के कहा। डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा था, आप इस तरह? तजीम इन्हें देखकर हैरान हुई थी। हाँ, मैं अपने बेटे यारम का रिश्ता मांगने आई हूँ तुम्हारी बेटी रूह के लिए। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा नेक काम में देर कैसी। मेरे बेटे को तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई, अपनी बेटी से भी पूछ लो कि इसे मेरा बेटा पसंद है या नहीं, फिर हम बाकी बातें भी कर लेते हैं। फातिमा बीबी ने डराते हुए कहा तो तजीम मुस्कुरा दी। आप अंदर चल के बैठे तो सही, फिर सारी बातें आराम से करते हैं। तजीम ने इन्हें वेलकम किया। लड़कियों और रूह को जल्दी से लेकर आओ, तजीम ने कहा। ऐसे ही ना लेके आओ, चाहे लेके आओ, चाहे बताओ उससे कि सास आई है उसकी, फातिमा बीबी ने ऊंची आवाज में कहा। बाहर की तरफ दौड़ लगाती रूह किचन की तरफ भागी और फिर कुछ ही देर में चाय लेके आई। यार हमने नजर भरकर इसकी तरफ देखा, यार हमने नजर भरकर उसकी तरफ देखा। हाँ, तो खाना बनाना आता है तुम्हें? सवाल पूछा। जी आता है, रूह ने शर्माते हुए कहा। बर्तन, झाड़ू, कपड़े वगैरह? जी जी सब आता है, रूह ने जल्दी से बताया। अच्छी बात है, भला मौलवी को बुला मौलवी को, फातिमा बीबी ने धमाका किया। इतनी जल्दी मौलवी? यारम ने पूछा। हाँ, सबसे पहले निकाह होगा, सबसे जरूरी तो निकाह ही होता है ना, अगर निकाह हो जाए तो समझो शादी हो गई। अब बातें मत बनाओ, जाओ जाकर मौलवी को बुलाओ, उन्होंने सख्ती से कहा। और खिजर और सारिम को पास वाली मस्जिद में मौलवी साहब को बुलाने के लिए कहा तो वो फौरन ही हाजिर हो गए और फिर कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा की गई। हाँ, तो तजीम अब से तुम्हारी बेटी मेरी हुई, आज रात मेहंदी की रस्म होगी, फिर कल सुबह हम बारात लेके आते हैं, फातिमा बीबी ने फैसला सुनाया। लेकिन फातिमा बीबी इतनी जल्दी? मेरा मतलब है पूरा मोहल्ला मधु है, तजीम ने परेशानी से कहा। तजीम मेरी सेहत इस बात की इजाजत नहीं दे रही, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि मैं चंद दिन भी अभी वो कुछ कह ही रही थी कि यारम ने इनके कंधे पर हाथ रखा तो वो खामोश हो गई। फिर बोली, बस तुम लोग तैयारी करो, मेहंदी की रस्म आज ही होगी और सुबह बारात धूमधाम से लेके आऊंगी। इस बार तजीम कुछ न बोली। मेहंदी का सुनकर मरियम भी आज ही पहुंची और सब तैयारी में इनका साथ देने लगी। रूह को बेची हुई रकम में इन्होंने मरियम की शादी तो अच्छे तरीके से कर दी, लेकिन उसके लिए खुशियां नहीं खरीद पाई।
लेकिन हमेशा की तरह आज वो उदास नहीं थी। मरियम बेटा सब कुछ ठीक तो है? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। तजीम ने पूछ लिया क्योंकि इनकी बेटी अक्सर उदास होती थी। वो शादी का माहौल था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। मैं आपको बताना भी चाहती थी, मरियम ने शर्माते हुए कहा। अम्मी मैं माँ बनने वाली हूँ। अब राहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हें इन्होंने अपनी माँ बहन सबसे कहा अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देंगे। इसके बाद से कुछ सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी माँ भी बच्चे की खबर सुनकर आजकल बहुत खुश रहने लगी हैं और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, मरियम ने खुशी खुशी बताया। तो तजीम ने खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह के करम से अब उनकी बेटी भी अपने घर में खुश थी। मुश्किल था लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों ने मिलकर सारा इंतजाम संभाल लिए। मुहर्रम की रस्म अपने घर में की गई, जिसमें खिजर ने दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसके घर आकर वो भंगड़े डाले। और तो और खिजर ने अपनी मेहंदी का बदला लेते हुए पूरा तेल का प्याला इस पर अंडेल दिया। जबकि शाहरुख को जैसे ही पता चला कि दूल्हे का बच्ची हुई मेहंदी लगाने से शादी जल्दी होती है, तो शाहरुख ने यारम को भी मेहंदी ना लगाने दी, बल्कि सारी की सारी खुद लगा ली, जिसकी वजह से इसके दोनों हाथ ही मेहंदी से रंगे हुए थे। और फिर तस्वीर बना के मासूमा को सेंड कर दी। सारे और मायरा ने भी खूब भंगड़े डाले। यारम की रस्म अदा करने के बाद वो सारे रूह की तरफ आ गए। लैला ने खिदर के नाम की मेहंदी लगाकर उसका दिल खुश कर दिया, जबकि मासूमा ने अपनी मेहंदी की तस्वीर व्हाट्सएप पर शारिफ को सेंड करके इसे भी खुश कर दिया। जबकि रूह यारम दोनों बिछड़े हुए आशिकों की तरह बैठे थे। सबके सामने तो वो खुश थे लेकिन असल में बहुत उदास थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, जबकि सभी उनकी तारीफें किए जा रहे थे। आज सुबह से ही फातिमा बीबी की तबीयत बहुत खराब थी। यारम ने बारात कैंसिल करने के लिए कहा लेकिन फातिमा बीबी नहीं मानी। अब धूमधाम से बारात लेकर उसके साथ आई, लेकिन यारम को आज सुबह से ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन फातिमा बीबी को बताकर वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो फातिमा बीबी को अपने साथ रख रहा था। उसका दिल नहीं चाह रहा था वो एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर करे। फातिमा बीबी ने बहुत समझाया, यारम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहें। यारम अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जब मोहल्ले की औरतों और फातिमा बीबी के पास आई तो ना चाहते हुए भी यारम को इनसे दूर होना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान उन्हीं की तरफ रहा। फिर रूह को लाकर यारम के पहलू में बिठाया गया। दुल्हन के सुर्ख लहंगे में रूह गजब ढा रही थी, तो दूल्हे के लिबास में यारम भी अपनी मिसाल आप था। और भी शहजादा आज अपनी दुल्हन का दिल धड़का रहा था। रूह बेख्तियार उसे देखती रह गई। उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए यारम ने आंख मारी, जिस पर वो शर्मा दी। फिर शुरू हुआ मोहल्ले के लोगों के साथ फिल्म बनाने का सिलसिला, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यारम बुरी तरह से उकसा चुका था, जबकि रूह उसकी हालत पर हंस रही थी। हंस लो बेबी हंस लो, रात को बताता हूँ तुम्हें, उसके कान में बोला तो रूह ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत, मुझे लोग क्या समझेंगे, कितनी बेशरम दुल्हन है जो अपने शोर को घूर रही है। यारम ने मजे से कहा, यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूह ने हमेशा वाला डायलॉग बोला, हाँ हाँ बाबा जानता हूँ, मेरा सिर्फ डिम्पल ही अच्छा है। यारम ने अपने डिम्पल की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। यारम आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं। तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने तेरी शादी धूमधाम से की, यही तो ख्वाहिश थी मेरी। जब से तू पैदा हुआ था तब से ही तेरी शादी के ख्वाब देखने लगी थी। बस आज मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, फातिमा बीबी ने खुशी से कहा। लेकिन एक ख्वाहिश है वो भी पूरी करेगा? फातिमा बीबी ने उसे देखते हुए कहा। तो यारम उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आप हुक्म करें अम्मी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं ना तो किसी को रोने मत देना। यारम मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, मैं किसी की गम की वजह बनूं, किसी के दर्द का सबब बनूं। बस तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देना, किसी को एक आंसू मत बहाने देना। तू पूरी करेगा ना मेरी ख्वाहिश? फातिमा बीबी ने यकीन से पूछा तो उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं रोने दूंगा। लेकिन क्या मैं रो सकता हूँ? उसने पूछा। उसके लहजे में गम था, दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन उसकी माँ ने ना में गर्दन हिला दी। यारम ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। आप जो चाहेंगी वही होगा। फातिमा बीबी ने सारी रस्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हर रस्म अदा की, बल्कि मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर न जाने कौन कौन से पुरानी रस्म भी अदा की। यारम ने मुस्कुराकर अपनी माँ की हर बात को माना। अब वो बिल्कुल भी नहीं उकताया हुआ था, बल्कि बहुत फ्रेश लग रहा था, जैसे इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा हो। रूह को यारम के कमरे में बिठाया गया, जिसे शारफ और मासूमा ने सजाया था। यारम की सुबह की बेचैनियां बढ़ने लगी थी। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो फातिमा बीबी को अपनी नजरों से दूर करे। वो अपने कमरे में आया था जहां रूह बैठी इंतजार कर रही थी। उसके करीब आकर बैठा तब भी परेशान लग रहा था। यारम क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? पूछने लगी।
रूह दिल बहुत घबरा रहा है, चलो अम्मी के पास चलते हैं। यारम के लहजे में कुछ ऐसा था कि रूह इसको इनकार ना कर पाई। ये दोनों फातिमा बीबी के कमरे में आए तो फातिमा बीबी सो रही थी। यारम अभी तो आई, इतनी जल्दी कैसे सो गई? मासूमा अपना ड्रेस चेंज करने गई थी, जबकि फातिमा बीबी इसी ड्रेस में सो रही थी। यारम ने आकर इन्हें हाथ लगाया तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अम्मी आप ठीक तो हैं? यारम ने उन्हें हाथ लगाकर पूछा, लेकिन वो कुछ भी न बोली। उस दिन भी अम्मी की तबीयत ऐसी ही खराब हो गई थी। यारम ने बेचैनी से कहा, जब रूह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यारम मुझे लगता है अम्मी की तबीयत नहीं खराब, बल्कि वो रूह की आंख से बेख्तियार आंसू गिरा। मासूमा जो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी थी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी। फातिमा बीबी, मासूमा ने इनको हाथ लगाया। उसे अचानक मासूमा कुछ कह नहीं पाई, जबकि अपने मुंह पे हाथ रख के रोने लगी। रूह ने अपना सर यारम के कंधे पर रखा। नहीं रूह, एक आंसू भी मत बहाना। मैंने अम्मी से वादा किया है कि मैं इनकी मौत पर किसी को रोने नहीं दूंगा। तुम भी चुप करो। मासूमा ने सख्ती से उसने मासूमा से सख्ती से कहा, कोई नहीं रहेगा। शारफ, खिदर और सारिम को बुलाओ, हम अम्मी के रोते हुए रुखसत नहीं करेंगे। बुलाओ सबको, यारम ने हुक्म दिया, जबकि अपनी आंख से गिरते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बेदर्दी से अपनी आंखें साफ कर रहा था। 8 डेढ़ महीना हो गया था फातिमा बीबी को गुजरे हुए। तकरीबन सब लोग ही संभल चुके थे। यारम ने सबको रोने के लिए मना किया था और उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सबने यारम के फैसले में उसका भरपूर साथ दिया था। यारम बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं? कुछ वक्त और रुक जाते। तजीम ने उसकी जाने की बात सुनकर कहा, नहीं आंटी, बहुत दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। और वैसे भी आप यहाँ है कौन? मेरा पाकिस्तान से जुड़ा मेरा आखिरी रिश्ता भी खत्म हो चुका है। लेकिन बेफिक्र रहें, रूह आएगी आपसे मिलने के लिए। यारम ने मुस्कुराकर उन्हें दिलासा दिया। यारम, कल तक तो आपने जाने की बात ना की थी, अब अचानक आपने वापसी कैसे सोचा? रूह को भी आज ही पता चला था कि यारम वापस जाना चाहता है। रूह, हमारा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं, वह मेरा काम है और मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा, ये तुम जानती हो। इसीलिए मैंने वापस जाने का फैसला किया है। शारिफ, लैला लोग भी यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। ये इनका अपना घर नहीं है। हर इंसान को उसके अपने घर की जरूरत होती है और इन्हें भी तो अपने घर जाना है। और अब हमारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तुम तैयारी कर लो, हम परसों यहाँ से निकलेंगे। यारम उससे कहकर अंदर चला गया। सच्ची तो कह रहा था यारम, अब वो यहाँ क्यों रखते? अकलौता रिश्ता था उसका इस घर से, वो भी खत्म हो चुका था। फातिमा बीबी के साथ गुजारा अपना बच्चों को कभी नहीं भुला सकती थी और ना ही इनकी अचानक मौत को कबूल कर पा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इनकी मौत कैंसर से नहीं हुई, बल्कि वो अचानक ही वफात पा गई हैं, क्योंकि कैंसर के मरीज बहुत तकलीफ सहते हैं। शायद अल्लाह ने इन्हें तकलीफ से बचाने के लिए जल्दी अपने पास बुला लिया। रूह, मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलोगी? मुझे कुछ चीजें लेनी है, जरूरी ना होती तो तुम्हें ना कहती। लैला ने उसके करीब आकर कहा। हाँ क्यों नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक बार यारम से पूछ लूं। कल इन लोगों को यहाँ से जाना था, इससे पहले लैला अपने लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती थी। उसे खिजर का रोक टोक करना, उस पर हुक्म चलाना, उसे अपनी मर्जी के कपड़ों में देखना, ये सारी चीजें लैला को बहुत अच्छी लगती थी। आज तक कोई ना था जो उसी के ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करता या फिर उसे सही गलत की पहचान बताता, लेकिन खिजर उसके एक एक मूवमेंट को नोट करता था और लैला को यही चीजें अच्छी लगती थी कि किस तरह से वो इसी की एक बात पर हर एक चीज को नोट करता है। लैला को उसका हुक्म चलाना, अपने आप पर हक जताना अच्छा लगता था, इसीलिए वो चाहती थी कि वो इसकी पसंद के कुछ ड्रेसेस खरीद ले और कुछ ना सही खिजर खुशी हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, इज्जत तुम दोनों को छोड़ खिजर तुम दोनों को छोड़ आएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, खिजर तुम दोनों को छोड़ आएगा और जब आना हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यारम ने उसे इजाजत देते हुए कहा। मासूमों को भी अपने साथ ले जाओ, वो बेचारी यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी? उससे पूछा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि एक बार पूरा अगर ठीक से साफ करवाएगी, एक बार घर पूरा ठीक से साफ करवाएगी अपनी निगरानी में, और इसे कुछ खरीदना भी नहीं था। रूह से बताकर जा चुकी थी। जब वो फातिमा बीबी के कमरे में आया तो देखा मासूमा बैठी फातिमा बीबी की तस्वीर पकड़े रो रही थी। वो इसके करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ? वो जानता था थोड़े से वक्त में मासूमा फातिमा बीबी के बहुत करीब आ चुकी है। यारम सर, मेरी मामा को भी कैंसर था और इनके आखिरी वक्त में कोई भी इनके साथ नहीं था। वो बाबा को बहुत मिस करती थी, रोजाना फोन करके कहती कि वापिस आ जाए, और बाबा कहते यहाँ और लोगों को उनकी जरूरत है। मुझे तब बाबा पर बहुत गुस्सा आता था, मुझे गलत लगते थे, लेकिन अब नहीं सर, मेरे बाबा ठीक थे, इन्होंने कोई
انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ معصومہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں معصومہ، تمہارے بابا بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھے کے لیے کیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میرے لیے اچھی سی چائے لاؤ، میں بھی تو دیکھوں میری چھوٹی سی بہن کیسی چائے بناتی ہے۔ یارم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ماں باپ ایک نعمت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے حسین تحفہ، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو اس رشتے کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ وہ شاپنگ مال میں اس وقت شاپنگ کر رہے تھے جبکہ ایک لڑکا نہ جانے کب سے انہیں گھورے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ لیے اجڑی ہوئی حالت میں وہ کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ لیلا کا دل چاہا کہ جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے، جو کب سے ان کا پیچھا کیے جا رہا تھا، لیکن پھر اس نے یہاں تماشا کرنا بہتر نہ سمجھا اور خضر کو فون کیا اور پھر اسے ساری بات بتائی، اور خضر نے کچھ ہی دیر میں آنے کا وعدہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ کافی دیر سے پارکنگ میں اس کا انتظار کر رہی تھی جبکہ وہ لڑکا نہ جانے کہاں جا چکا تھا جب خضر کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خضر، تم نے اتنی دیر لگا دی اور لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا، ورنہ ڈونٹ وری، میں اسی لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگانے گیا تھا، لیکن یارم کو غصہ آیا اور اس کا بازو توڑ دیا۔ غلطی کی اسے بتا کر، پہلی بار تمہارے سامنے ہیرو بننے کا موقع مل رہا تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ خضر نے ٹھنڈی آہ بھر کر لیلا کی طرف دیکھا۔ میرے ڈیئر شبی، تم ہمیشہ میرے ہیرو رہو گے، لیلا نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ روح اس لڑکے کا بازو ٹوٹنے کے بارے میں سن کر پریشان ہو چکی تھی اور گھر جاتے اس نے یارم سے اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن گھر جا کر اسے یارم سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ اب رات کا کھانا کھا کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو یارم پہلے سے کمرے میں تھا۔ یارم، آپ نے اس لڑکے کا بازو کاٹ دیا، روح نے افسوس سے بولی۔ دل تو میرا اس کی آنکھیں نکالنے کو کر رہا تھا جو تمہیں دیکھ رہی تھی، یارم نے پرسکون انداز میں بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی کو نہیں ماریں گے۔ روح نے اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے اس کے اندر احساس جگانے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا، ہاں جانم، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا، لیکن کسی کے ہاتھ پیر نہیں توڑوں گا، یہ وعدہ تو نہیں کیا میں نے۔ یارم کا آدمی اپنے دشمن کو اگر مارے نہ تو اسے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا، یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا جب وہ پیچھے ہٹی۔ میری بات نہ ماننے والا بھی میرا دشمن ہے، اس نے روح کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر کہا۔ ہاں، میں بھی دشمن ہوں آپ کی، مار ڈالیں مجھے بھی، روح نے روٹتے انداز میں کہا۔ مارنا ضروری تو نہیں، میں اپنے ہر دشمن پر اپنے دماغ کے حساب سے وار کرتا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے آپ کا دماغ میرے بارے میں؟ مجھے کس طرح سے ماریں گے؟ روح نے در بدر جواب دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے جانم، تمہارے معاملے میں دماغ کام نہیں کرتا، صرف دل کام کرتا ہے۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے فرار کی ساری راہیں بند کر دی۔ وہ سب لوگ جانے کے لیے بالکل تیار تھے، سارا سامان گاڑی میں رکھ چکے تھے، انہیں 10 منٹ میں نکلنا تھا۔ وہ سب تعظیم کے گھر تھے، ان سے مل کر نکلے تھے جبکہ روح کو گلے لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ سب لوگ باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب یارم اسے جلدی آنے کا کہہ کر نکلا، اس نے گاڑی گلی کے نکڑ پر کھڑی کی تھی کیونکہ اگر یہاں کوئی اور گاڑی رکے تو دوسری گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ روح سب سے مل کر تیزی سے باہر نکلی۔ جب یارم کے قریب سے ایک گاڑی اسے گلی میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح گلی سے غائب ہو گئی۔ بس اگر اسے کچھ سنائی دیا تھا تو روح کی آخری یارم کے نام کی چیخ۔ یارم تیزی سے گلی کی طرف بھاگا اور اسے دیکھتے ہوئے خضر و شارف بھی اس کی طرف دوڑے، لیکن نہ جانے گاڑی کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ لوگ روح کو کہاں لے کر گئے پتا تھا تو بس اتنا کہ اس کی روح کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، لیکن کس میں اتنی ہمت آ گئی کہ یارم کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ یارم کون ہو سکتا ہے؟ اتنی ہمت کون کر سکتا ہے؟ ادھر پریشانی سے بولا۔ جو بھی ہے بچے گا نہیں، اتنی بھیانک موت دوں گا کہ اس کی روح تک کام جائے گی، یارم غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جبکہ اسے کہیں جاتا دیکھ کر خضر فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیلا اور معصومہ سارم کی گاڑی میں ایئرپورٹ جا رہے تھے، لیکن معصومہ، تم لوگ عروہ اور بچوں کو اندر لے کے جاؤ، ہم روح کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، سارم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ یارم گاڑی لے کر خضر کے ساتھ نکل چکا تھا۔ نہیں، میں تو تم لوگوں کے ساتھ آؤں گی، لیلا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ دیکھو لیلا، اگر تم ہمارے ساتھ آؤ گی تو دبئی سے کانٹیکٹ کون کرے گا؟ یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، سارم نے لیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیلا، وہ جو کوئی بھی ہے اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کیا ہے، یا تو وہ کوئی بہت پاورفل انسان ہے یا ضرورت سے زیادہ بے وقوف جس نے یارم جیسے انسان کو للکارا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ شارف نے سارم کی بات کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، میں دبئی سے کانٹیکٹ کرتی ہوں، ہمارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے، میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کون ہو سکتا ہے جو ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری سے واقف ہے۔ لیلا نے عروہ اور معصومہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بچے اٹھا
उठाकर घर के अंदर चली गई, जबकि सारिमा, शारिफ, खिदर और यारम के पीछे जा चुके थे। और शिट, सोनू तो शारिफ की गाड़ी में रह गया। मासूमा ने परेशानी से कहा, कोई बात नहीं, वो बहुत समझदार है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाय, न जाने कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही थी मेरी मासूम बच्ची। या अल्लाह, मेरी रूह की हिफाजत करना। इस मासूम बच्ची ने बहुत तकलीफें सही हैं, उसे अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। मेरी रूह की जान और इज्जत आपके हाथ है। और वह मासूमा लैला जब से बच्चों के साथ वापस आई थी, तजीम रोए जा रही थी, जब मारिया और तानिया इन्हें दिलासा दे रही थी। आप फिक्र न करें आंटी, यारम सर उसे कुछ नहीं होने देंगे, मासूमा ने हौसला दिया। जबकि लैला अपने लैपटॉप पर न जाने क्या कर रही थी। उसने दुबई में हर बंदे से रब्ता किया, लेकिन डेवल से दुश्मनी लेने की हिम्मत किसी में ना थी। लैला मुसलसल काम कर रही थी और वह अपनी जगह परेशान थी, जबकि मासूमा बेचैनी से टहल रही थी। हम पुलिस में रब्ता करते हैं, तजीम ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं आंटी, इसका कोई फायदा नहीं, और वैसे भी सारिम हमारे साथ हैं, अगर इन्हें जरूरत महसूस हुई तो वो जरूर पुलिस से रब्ता करेंगे। उर्वा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जबकि इतने में लैला को खिदर का फोन आया, और अब तक लैला को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो खिदर को बताने लगी। यारम, लैला कह रही है तुम्हारे दुश्मनों में तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उसने दुबई के सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और जितनी इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसके मुताबिक कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। खिदर ने कहा, जबकि यारम पागलों की तरह गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। वो कोई भी है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे पता है रूह मेरी कमजोरी है, उसने मेरी कमजोरी पर हाथ डाला है, और मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। यारम ने गुस्से से चिल्लाया। वो तकरीबन 1 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था। उसकी नजर सड़क पर चलती हर गाड़ी पर थी। जब उसके फोन पर अनजान नंबर से फोन आया, यारम ने एक नजर खिदर को देखा और फिर फोन उठा लिया। कैसे हो डेवल? वल्लाह, ये क्या पूछ लिया मैंने? तुम ठीक कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। यारम के माथे पर लातादाद बल नुमाया हुए। तुम्हारी जान तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारी बीवी मेरे पास है डेवल, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा। राशिद, यारम गुस्से से चिल्लाया। हाँ राशिद, वही राशिद जिसके भाई के मुंह में तेजाब डालकर तुमने मार डाला था, जिसके सामने तुमने उससे उसका इकलौता रिश्ता छीन लिया था। मेरे भाई ने मुझे बाप बनकर पाला, और तुमने पल भर में मेरे सामने उसको मौत की नींद सुला दिया। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। हाँ, मैं डेवल, यकीन नहीं आ रहा ना कि मुझ जैसा कमजोर इंसान कैसे तुम जैसे इंसान से पंगा ले बैठा। मोहब्बत मोहब्बत सब कुछ करवाती है डेवल। जिस तरह से तुमने मुझसे मेरा प्यारा अजीज भाई छीन लिया, इस तरह से मैं तुमसे तुम्हारी अजीजो जान बीवी को छीनूंगा। अब मैं तुमसे तुम्हारा इकलौता रिश्ता छीनूंगा। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ कर मार दोगे, तुम मुझे ढूंढ के मार दोगे, और मुझे मौत का खौफ भी नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, अपना बदला पूरा करूंगा। खैर, ये तो तुम समझ चुके होगे कि तुमने पंगा लेने से पहले मैंने अपने दिल से मौत का खौफ खत्म कर ही लिया होगा। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी रूह के जिस्म से उसकी रूह परवाज कर जाएगी। तुम कभी किसी से हारे नहीं हो ना डेवल, लेकिन अब तुम हारोगे। मैं जानता हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब जिंदगी से ज्यादा जरूरी मुझे तुम्हें हराना है, तुम्हारा झुका हुआ सर देखना है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यारम फिर से चिल्लाया। शौक से मार देना, लेकिन पहले अपनी रूह को तो बचा लो, बेचारी तकलीफ से तड़प रही है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, अगर है बस अब जल्दी से आकर अपनी रूह को मरते हुए देखो। जितनी जल्दी आओगे इतनी ही जल्दी इसकी जान बचा पाओगे। गलती की मैंने तुझे छोड़कर तेरे भाई के साथ तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। यारम गुस्से से बोला। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं तुम्हारे पछतावे का, क्योंकि जिसके सदके तुमने मेरी जान बख्शी थी, आज वो भी मरने जा रही है। फोन बंद हो चुका था। अगले चंद सेकंड में यारम को एक मैसेज आया, और यारम ने गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। हेलो खिदर, कुछ पता चला? सारिम कह रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शारिफ ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ राशिद का काम है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम पहुंचो। खिदर ने कहकर फोन बंद कर दिया। ये कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? किसने छोड़ दिया इसे यहाँ? सारिम ने एक नजर पीछे देखा। शायद मासूमा टेंशन में से भूल गई, ये सब राशिद का काम है। खिदर लोकेशन सेंड करने वाला है, शारिफ ने बताया। राशिद में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरा मतलब है, सारिम ने कुछ कहना चाहा। अक्सर सबसे कमजोर खिलाड़ी सब पे भारी होता है। राशिद समझ चुका था कि इसके भाई का बदला लेने के लिए कोई इसका साथ नहीं देगा। बस किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई यारम से पंगा लेता, इसलिए उसने यारम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया। शारिफ ने तहम्मुल से इसकी बात का जवाब दिया और खिदर के मैसेज का इंतजार करने लगा। कहाँ हो तुम राशिद? मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। यारम ने राशिद को फोन किया। मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे? डेवल, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी रूह को ढूंढो।
मुझे बाद में सुकून से मार लेना। राशिद ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। कहाँ हो तुम? यारम गुस्से से चिल्लाया। उफ, एक तो तुम भी ना, यहाँ हूँ, ऊपर सामने देखो, आ रहा हूँ नीचे। वो चिढ़कर बोला और मुस्कुराते हुए जीने उतरने लगा। ये कोई बहुत पुरानी खंडर नुमा जगह थी और वो सामने टूटी फूटी सीढ़ियों से उतर रहा था। जब यारम तेजी से उसकी तरफ आया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे मारते मारते यारम ने जब अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उसे शूट करने लगा। यारम, होश में आओ, पागल हो गए हो क्या? खिजर ने कहा। डोंट खिजर, इसे रोको मत। डेवल, मारो मुझे, कसम से मार डालो, लेकिन अगर मैं मर गया तो रूह के बारे में कौन बताएगा? तुम्हें मलिक को मारकर खुद खुद पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी रूह को कुछ हो गया तो वो आंखों में शैतानियत लिए बोला। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, राशिद, अपनी मौत का इंतजार करो। यारम ने अपने सुर्ख अंगारे नुमा आंखों से देखते हुए कहा। और तुम्हारी रूह के पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं है डेवल। मैं इसकी दोनों नसें काट चुका हूँ। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, या शायद गिन चुकी होगी। वो मकरू अंदाज में हंसा। तुम हार गए हो यारम काजमी। मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे अजीज चीज छीन ली, लेकिन शायद वो अभी जिंदा हो, वो उस खंडर में है। उसे ढूंढ लो, अगर ढूंढ सकते हो तो आ जाओ, ढूंढो। ऐसे वक्त जाया मत करो, कहीं वो मर न जाए। जाओ, अपनी रूह का तलाश करो। वो मर जाएगी डेवल, अगर जिंदा हुई तो। राशिद चबा चबा कर बोला। उसकी हंसी में पागलपन शामिल था, जैसे उसका मकसद ही यारम को बर्बाद करना हो, और वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। वो यारम को बेबस देखना चाहता था और देख रहा था। यारम पागलों की तरह खंडर का चप्पा चप्पा छानने लगा, लेकिन रूह कहीं न मिली। मैंने उसकी दोनों नसें काट दी, अगर जिंदा हुई तो बचा लो उसे। राशिद के अल्फाज उसके ध्यान में गूंजने लगे। नहीं, रूह को कुछ नहीं होगा, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा। शारिब और सारिम मुतलका जगह पहुंच चुके थे। राशिद को वहां पागलों की तरह हंसते देखकर वो खिदर और यारम की तरफ आए, जो बेचैनी से शायद रूह को तलाश कर रहे थे। अरे डेविल, तुमने अपने साथियों को बुला लिया? जाओ जाओ, तुम लोग भी ढूंढो, कहीं वो मर न जाए। वो पागलों की तरह हंसता उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। कितने सुस्त हो तुम लोग, इतनी देर में तो वो मर जाएगी, वो कहकर लगाकर बोला। जब यारम ने उसे घसीट कर सामने किया। कहाँ है मेरी रूह? बोलो, वो धाड़ा था। ढूंढ लो, राशिद पुरसकन अंदाज में बोला। राशिद, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं, बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। मुझे मेरी रूह चाहिए, वरना। वो अपनी पिस्तौल को लोड करते हुए बोला। नहीं डेवल, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे मौत से डरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होता? वो बेखौफी से बोला, जबकि यारम इस पर गन ताने खड़ा था। नहीं यारम, पागल हो गए हो क्या? रूह के बारे में इसके अलावा और कोई नहीं जानता। सारे मुझसे समझाने के लिए आगे बढ़ा, जब पीछे से अचानक गोली चलने की आवाज हुई। वो झटके से मुड़ा, सामने जमीन पर राशिद तड़प रहा था। देखते ही देखते उसके सामने दम तोड़ गया। उस शख्स ने यारम को हराने के लिए अपना आप खत्म कर दिया। यारम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं राशिद, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मेरी रूह के बारे में बताए बगैर नहीं मर सकते। तुम उठो, मैं कहता हूँ। आई से ओपन योर आईज यू बास्टर्ड। मैं कहता हूँ उठो। वो गुस्से से उसकी बेजान वजूद को मारने लगा। उठो, बताओ मुझे मेरी रूह कहाँ है? बोलो, उसे उठे, उसे उठो, वरना मेरी रूह नहीं। उसने उसकी नसें काट दी हैं। इस बास्टर्ड को बोलो उठे। खिदर, बोलो उसे उठे, मेरी रूह मर जाएगी। यारम पागलों की तरह से झंझोड़ रहा था। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दे, मेरी रूह कहाँ है? वो मर जाएगी। खिदर, मेरी रूह मर जाएगी। यारम ने उसे पीछे की तरफ धिक्का दिया और एक बार फिर से उसे झंझोड़ने लगा। यारम, चलो यहाँ से, रूह यहाँ नहीं है, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। अगर वो यहाँ होती तो अब तक मिल चुकी होती। सारिम ने उसे समझाया। नहीं सारिम, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। वो मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो, उसने बदला ले लिया, मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी रूह को मुझसे छीन लिया। उसने रूह को यहीं कहीं पर छुपाया है। यारम, अगर वो यहाँ होती तो क्या हमें नहीं मिलती? हमने हर जगह ढूंढ लिया। खिदर ने कहा। नहीं खिदर, अगर ये इसकी प्लानिंग होती तो वो कभी नहीं मरता, वो कभी मेरे सामने नहीं आता। मुझे लगता था ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखा इसने किस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने किस तरह से उसने मेरी दुखती रग पर वार किया है। यारम बेबसी से बोला। सोनू जो कब से भौंक भौंक कर उसे अपनी तरफ मतवजह करने की कोशिश कर रहा था। शारम ने उसे हाथ मार के पीछे किया। ठीक है यारम, अगर तुम्हें लगता है कि रूह यहाँ है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारम ने उठते हुए कहा तो सोनू उसे देखकर भौंकने लगा। ओफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों आया है? सारिम झिंझिलाकर बोला। एक तो वो पहले ही इतने परेशान थे, ऊपर से सोनू इन्हें मजीद तंग किए जा रहा था। शारिफ एक बार फिर ऊपर चला गया, जब खिजर खंडर की पिछली तरफ और सारिम वहां के टूटे हुए फूटे कमरों की तरफ चला गया, जबकि यारम राशिद के बेजान वजूद को देख रहा था, जिससे घूरने से वो जिंदा होकर उसे रूह के बारे में बता देगा। बेसाख्ता उसका ध्यान सोनू की तरफ गया, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता, फिर मुड़कर उसे देखता, फिर उसकी तरफ आता, उसे देखकर भोंकता, फिर लौट जाता। वो कब से यही अमल दोहराया जा रहा था। यारम को
कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसे सोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वो ये बेवकूफ़ी कर गया। कमरे में दाखिल हुआ तो सोनू ज़मीन पर पड़ा कपड़ा मुंह की मदद से खींचते हुए यारम को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। यारम ने इस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर उसने सोनू के मुंह में दबा हुआ कपड़ा देखा जो तकरीबन एक सारा ही जमीन के अंदर था। उसका बस थोड़ा सा टुकड़ा जमीन के बाहर था। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। काले रंग का दुपट्टा सुबह रूह ने इसी रंग के कपड़े पहने थे। वो जल्दी से जगह की तरफ आया और कचरा उठाने लगा। दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसके दिल ने बेसाख्ता दुआ की थी कि जो वो सोच रहा है वो ना हो। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा जैसे जमीन अभी खोदी गई हो। नरम जमीन पर यारम के हाथों की हरकत तेज हो गई। कपड़े का कुछ और टुकड़ा सामने आया। शायद नहीं, यकीनन जमीन के अंदर इसकी रूह दफन थी। खिज़र नाउमीद होकर वापस आया तो यारम को न पाकर ढूंढने लगा। उसे ढूंढते हुए सारे कमरे देखने लगा। फिर इस कमरे में आया जहाँ यारम जमीन खोद रहा था। खिज़र जल्दी से आगे आया और अब रूह का आधे से ज्यादा दुपट्टा बाहर निकल चुका था। खिज़र ने पहले ऊंची आवाज में शारिफ और सारिम को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर वो दोनों भागे, जबकि खिज़र तेजी से आगे बढ़ा और यारम के साथ मिलकर जमीन खोदने लगा। शारिफ और सारिम कमरे में आए तो इन्हें बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी। इन दोनों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। वो खोदने में एहतियात बरत रहे थे। जब शारिफ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया, उसके हाथ की नस को बुरी तरह से काटा गया था और उसका हाथ देखा शारिफ के हाथ में मजीद तेजी आ गई। इन चारों ने मिलकर काफी सारी जमीन खोद ली और वो रूह ही थी। उस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे, लेकिन जब रूह का मिट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया, यारम ने बेचैनी से उसका चेहरा साफ किया। न जाने कितनी देर से वो जमीन के अंदर थी। यारम को सदीक की मौत याद आई। उसने सदीक को इस तरह से जमीन के अंदर से निकाला था। उसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हों। इधर फौरन गाड़ी की तरफ भागा। रूह, आंखें खोलो। रूह, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यारम उसे बाहों में भरे गाड़ी की तरफ भागा। क्या हुआ इनको? डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। डॉक्टर, प्लीज आप पहले इसकी जान बचाएं। इस वक्त सबसे जरूरी पेशेंट की जान बचाना है। सारिम ने अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है, इसको एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। प्लीज इसकी जान बचाएं। सारिम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राजी किया। इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें, अब सब अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। ये लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। प्रेग्नेंट थी मतलब? खिज़र ने यारम के कंधे पर हाथ रखा जो खामोशी से खड़ा था, जैसे जो कुछ हो रहा है वो सबसे अनजान है। जी, इनका मिसकैरेज हो चुका है और लेडी की जान भी खतरे में है। दुआ करें कि वो कोमा में न चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। यारम, तुम खामोश क्यों हो? सुना तुमने? डॉक्टर ने कहा कि अगर रूह को होश न आया तो वो मर सकती है। खिज़र ने उसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए कहा। यारम, तुम खामोश क्यों हो? खिज़र ने उसे देखते हुए पूछा। सब कुछ खत्म हो गया खिज़र, ये मेरे गुनाहों की सजा दी गई है। मेरा बच्चा मर गया है, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था, देखो उसने मुझे हरा दिया। उसने मेरी कमजोरी पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन कुछ भी तो नहीं मेरे पास। यारम काज़मी हार गया। खिज़र, यारम काज़मी अपना सब कुछ हार गया। यारम, तुम ऐसा नहीं हार सकते। तुम ऐसे कैसे हार सकते, हिम्मत हार सकते हो? रूह को कुछ नहीं होगा। यारम, प्लीज सब्र करो, तुम तो रूह से पहले मर रहे हो, खिज़र ने समझाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूह नहीं बचेगी। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सजा है, मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दी है खिज़र। यारम ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करने की जहमत न की। कौन से गुनाह यारम, कौन सी सजा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों, लड़कियों और बच्चियों को इन दरिंदों से बचाने के लिए करते थे। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं। तूने जिन लोगों को खत्म किया ना, वो अल्लाह की नजरों में भी गुनाहगार थे। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं। तूने जिन लोगों को खत्म किया ना, वो अल्लाह की नजरों में भी गुनाहगार थे। और वैसे भी दुनिया में एक पता भी उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे इन मासूम लड़कियों का मुहाफिज बनाया है, तुझे इतनी हिम्मत दी है कि तू इनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए और तू उसका अजाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है ताकि उसके प्यारे मुसीबत में उसे मदद के लिए पुकारें। जाके तू अल्लाह से मदद मांग, बेशक वो नवाजने वाला है, खिज़र ने उसे दिलासा देते हुए कहा।
لیکن یہ ڈاکٹر، یارم نے بے بسی سے کہا، یہ ڈاکٹر تجھے کیا دیں گے؟ یہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے، نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ لوگ تو اس سے تیری روح کو چھینیں گے، تو ان کی بات پر یقین کر رہا ہے؟ یہ تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے تو اللہ سے مانگ۔ خضر نے اسے سمجھایا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے خضر، میں اللہ سے مانگوں گا۔ یہ ڈاکٹر مجھے کچھ نہیں دے سکتا، مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مجھے میری روح کو واپس کر دے گا، میں اس کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ خضر، میری روح کو کچھ نہیں ہوگا، میں ان ڈاکٹروں سے اپنی روح کو نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے مانگوں گا۔ یارم یقین سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ خضر جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کی بیوی ریکور نہیں کر پا رہی، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی تک زمین کے اندر ہیں، سانس نہیں لے پا رہی، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ مجھے حیرت ہے، جبکہ ایسے کیس میں کسی کو بچانا ناممکن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گی، میں آپ کو اس کیس میں کوئی امید نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر نے نا امیدی سے کہا تو یارم نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری روح کو زندہ ہونے پر حیرت ہو رہی ہے، تم ہوتے کون ہو؟ میری روح کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے، کیا ہو تم؟ خدا ہو؟ بولو، خدا ہو تم؟ نہیں نا، پھر کیوں یہ بکواس کی تم نے؟ تم نہیں بچاؤ گے میری روح کو، اللہ بچائے گا، اسے وہ زندگی دے گا، تم نہیں، میری روح کو میرا اللہ بچائے گا اور تم حیرت کرتے رہ جاؤ گے۔ یارم ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ ڈاکٹر لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ لگا، میں اپنی روح کا اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج کرواؤں گا، پیپر بنواؤ، میں اسے کسی بہتر اسپتال میں لے کے جاؤں گا، یہاں تم جیسے نااہل ڈاکٹر نہیں ہوں گے۔ یارم اسے سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے خضر کو دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہاں کے منظر سے بے خبر ہو۔ ڈاکٹر اپنے کپڑے ٹھیک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا تو یارم لپک کر اس کے قریب آیا۔ یارم نے پاکستان کے سب سے بیسٹ اسپتال میں روح کو شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس اسپتال کے ڈاکٹرز نا امیدی سے روح کو بچانے سے انکار کر چکے تھے۔ آئی سوری مسٹر یارم، وہ نہیں بچ سکتی، وہ کوما میں جا چکی ہیں، اب ان کا علاج بیکار ہے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور اب نہیں بچ سکتی، وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہیں اور اب اپنی موت کو محسوس کر چکی ہیں، ان کو بچنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، کیا مطلب اس کا بچنا ناممکن ہے؟ کچھ نہیں ہوگا میری روح کو۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح سے اسے کہنے والے؟ وہ بھی یہی بکواس کر رہا تھا اور تم بھی یہی کہتے ہو؟ تم 2 ٹکے کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنی روح کو دبئی لے جاؤں گا، دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی میری روح۔ یارم غصے سے بولا، آپ کہیں بھی لے جائیں لیکن وہاں کے ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے، وہ نہیں بچ سکتی، آپ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یارم کے غصے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں مسٹر یارم، آپ اس مشینری کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی وائف نہیں بچ سکتی۔ ڈاکٹر اس کے غصے کو نظر انداز کیے اس سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، سب بیکار ہو تم لوگ، کچھ نہیں ہوگا میری روح کو، میں اس کا علاج کرواؤں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو لے جاؤں گا یہاں سے، سب کے سب بیکار ہو تم، وہ غصے سے بولا، جبکہ ڈاکٹر صرف اس کی حالت پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ یارم اسے دبئی لے آیا تھا لیکن دبئی کے ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اب ایک زندہ لاش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، اگر وہ کبھی کومے سے باہر نکلی تو مردہ حالت میں ہوگی، وہ تقریباً مر چکی ہیں، بس کوما میں ہونے کی وجہ سے اسے زندہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے لوگ زندہ میں شامل نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ یارم نے دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ روح کے اندر اب کچھ نہیں ہے، وہ مردہ موجود ہے، وہ مردہ وجود ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ریکور نہیں کر رہی، وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہے۔ 7 دن گزر چکے تھے، روح نے کوئی رسپانس نہ دیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے اچھی امید نہ دلا سکا۔ اس کا یارم کا غصہ بڑھنے لگا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا سوائے روح کے، وہ اپنا سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا، وہ اسے واپس گھر لے آیا تھا، اس کے لیے اسپیشل نرس کا انتظام کیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، شارف، لیلا، معصومہ، خضر تقریباً ہر روز ہی اسے ملنے آتے، روزمرہ کی بات کرتے، اسے دوبارہ زندہ کرنے کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ وقت گزرنے لگا، یارم واپس ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا، ظالم درندہ، اس نے پھر سے ترس کھانا چھوڑ دیا، وہ سارا دن گناہوں کی دنیا میں رہتا اور ہر رات روح کا یار بن جاتا۔ سب لوگ نا امید ہو چکے تھے لیکن یارم کو یقین تھا کہ روح ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک دن اسی حالت میں وہ مر جائے گی، لیکن یارم کو یقین تھا کہ اس کی روح ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو روح، آج میں ضرورت سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں لگ رہا، ایسا کرو تم نظر اتار لو میری، یہ نہ ہو کہ مجھے نظر لگ جائے۔ وہ اکثر اس کی نظر اتارتی تو یارم کو یہ سب اس کی بے وقوفی لگتی اور وہ اس کا مذاق اڑاتا، جبکہ روح اپنی اس بات پر مذاق پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ یارم کو اس کو چرانے
चिढ़ाने में मजा आता था, लेकिन अब वो इसी का यही बातें, यही सब बेवकूफियां मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। उसकी जिंदगी इसके साथ होने के बावजूद इससे बहुत दूर थी। रू, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं जितनी सजा तुम दे रही हो। वो नरमी से उसका गाल छूता उसके साथ लेट गया। रू, ठीक हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत बेरहम होती जा रही हो रू, प्लीज ठीक हो जाओ, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारम पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर, प्लीज तरस खाओ मुझ पर। यारम अपनी बेकरारियां बयान करता उसके करीब से उठा। अच्छा सुना, सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तुम उठ जाओ। क्या तकती नहीं हो, हर वक्त सोई, ये क्या थकती नहीं हो, हर वक्त सोई ही रहती हो। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर उसे डांट रहा था, जबकि उससे बेखबर वो गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद के अपने यारम की बेचैनी से भी वाकिफ न थी। चलो रू, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, तुम यकीनन घर में रहकर बोर हो गई होगी, चलो हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं, खिजर ने कहा। खिजर रोज की तरह आज भी इससे मिलने आया था। डॉक्टर ने कहा है कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है। अब अगर वो कोमा से बाहर आई तो मुर्दा हालत में होगी, वो कभी भी मर सकती है। वो 2 माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी न आई। यारम इसका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। उसे अपने आसपास का एहसास ना होता, या शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। इसका दिल, दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मली काम नहीं कर रहा था। इसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा रहा था। डॉक्टर के मुताबिक अब ये मशीन अपना फर्ज अदा कर चुकी है। जयराम घर वापस आया तो नस जा चुकी थी, इसके कपड़ों पर खून लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब सी डर ने जन्म लिया। वो भागकर अपने कमरे में रूह को देखने लगा। इस पर खौफ तारी होने लगा। उसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा। इसे कुछ अजीब लगा। फिर उसे मशीन की तरफ देखा। वो लाइन जो रूह की चलती हुई सांसों को जाहिर करती थी, वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत कबूल करना मुश्किल था, लेकिन जारिम की रूह बहुत दूर जा चुकी थी। इतनी दूर के वापसी का सफर अब मुमकिन नहीं था। इसकी रूह जिंदगी से मौत का सफर तय कर चुकी थी। रूह, तुम अपने यारम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूह उठो प्लीज, देखो ना मैं मर जाऊंगा, प्लीज उठ जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर, तुम जानती हो मैं नहीं रह सकता, जानती हो ना तुम। चलो शाबाश, उठ जाओ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने, देखो रूह, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उठ जाओ। वो किसी दीवाने की तरह बोल रहा था। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कहा था ना, फिर क्यों जा रही हो, उठो, वरना वरना। यारम कहते हुए उठा और आगे पीछे देखने लगा। इसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। वो कमरे की हर चीज की तरफ नजर दौड़ाता, हर चीज, जो चीज हाथ में आती थी तोड़ता चला गया। उसके सर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर में साफ सुथरे कमरे का नक्शा बदल चुका था। हर चीज बिखर चुकी थी। साफ सुथरा कमरा कुछ ही देर में फैला हुआ था, लेकिन रूह के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा ना हुई। वो उसके करीब आया, से झंझोड़ कर रख दिया। बात बहुत हो गया मजाक, उठो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। रूह, मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा, तुम मेरे गुस्से से वाकिफ हो ना, जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ, उठो, बहुत हो गया। वो उसे अपने सीने में भिंचे बोले जा रहा था, जबकि रूह उससे बेखबर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ है खिजर, उदास लग रहे हो। वो अभी कुछ देर पहले काम से वापस आए थे। लैला कब से उसकी बेचैनी को नोट कर रही थी। लैला, आज सुबह से न जाने क्यों मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे रूह के पास जाना है, मैं उसे मिलना जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। खिजर ने उठते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से मैं मिल नहीं सकी रूह से। आज मैं और मासूमा जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन काम की वजह से नहीं जा सकी। लैला ने कहा, रुको मैं मासूमा को भी बोलती हूँ, इसने अपना फोन उठाते हुए कहा। लेकिन मासूमा तो शाहरुख के साथ डिनर पर गई है। किधर ने कहा, अरे अब तो डिनर कर चुके होंगे, तुम जानते हो ना, अगर इसे नहीं बताया तो फिर बाद में बहुत हंगामा करेगी। लैला ने फोन किया, सुनो मासूमा, मैं और खिदर रूह से मिलने जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो शाहरुख के साथ वहीं आ जाओ। लैला ने उसे फोन करके दरवाजे की तरफ देखा, जहां से खिदर बाहर निकल चुका था। वो लोग घर में दाखिल हुए तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अजीब सन्नाटा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। यारम, शारफ ने यारम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। सामने वाला कमरा यारम का ही था। मासूमा को खामोशी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ तो वो शारिफ के पीछे हो गई। खिजर भी काफी घबराया हुआ था। इस खामोशी में कुछ तो ऐसा था जो इन्हें बेचैन कर रहा था। इन सबको देखते हुए लैला ने हिम्मत कर कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। यारम बेड पर बैठा रूह के बेजान वजूद को अपने सीने में भिंचे हुए था। लैला ने एक नजर मशीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। उसने यारम को हौसला देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वो यारम को ये नहीं कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका था कभी ना ठीक होने के लिए। शारिफ को लगा जैसे कोई दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा है, जबकि मासूमा अपनी सिसकियां रोके वहीं दरवाजे पर रुक चुकी थी। खिदर को अब तक यकीन न आया कि उसकी गुड़िया जा चुकी है हमेशा के लिए, लेकिन उसने आज भी हिम्मत नहीं हारी। उसे
मामू होने का नहीं बल्कि दोस्त होने का फर्ज अदा करना। तो उसने आगे बढ़कर यारम के कंधे पर अपना हाथ रखा। यारम को इसके इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो उसकी आंखों में न जाने कब से रुके हुए आंसू बारिश के कतरों की तरह बह निकले। और फिर यारम अपनी रूह को अपने सीने में भींचे धाड़े मार मार के रोया, फूट फूट कर रोया। एक दरिंदा, एक डावल, एक शैतान, जिसे एक फरिश्ता सिर्फ लड़की से इश्क हो गया। और फिर यारम ने अपनी रूह को खो दिया जिसे उसके लिए बनाया गया था। यारम को इस तरह से उसे रोता देखकर कोई भी अपने आप पर कंट्रोल न कर सका। वो कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि इसकी रूह से छोड़कर जा चुकी है, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे लगा जैसे वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसकी रूह के साथ उसकी रूह भी परवाज कर रही है। सब उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो इन्हें सुन कहाँ रहा था। उससे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई। फिर उसकी शर्ट को किसी ने अपनी मुट्ठी में भींचा। यारम ने बेयकीनी से अपनी दाईं तरफ देखा। खिदर उसके करीब बैठा रो रहा था, जबकि लैला बेड पर बैठी थी। शारिफ कुछ फासले पर था और मासूमा दरवाजे के करीब खड़ी थी। फिर उसे अपने सीने पर ठंडी सांसें महसूस हुई। यारम, हल्की सी सरगोशी नुमा आवाज में उसे किसी ने पुकारा, लेकिन उसने अपने सीने की तरफ देखने की बजाय मशीन की तरफ देखा जिस पर कोई हरकत न थी। उसने अपना वहम समझकर झुठला दिया। फिर उसे अपने दिल के साथ एक और धड़कता दिल महसूस हुआ। अब मजीद इस हरकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। वो हकीकत में जीने वाला आदमी था, हकीकत को झुठला नहीं सकता था, लेकिन वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह, उसने उसे अपने सामने करते हुए पुकारा, जैसे यकीन कर रहा हो कि उसे छोड़कर नहीं गई। रूह की आंखें बंद थी, लेकिन वो सांस ले रही थी। इसके लब लरज रहे थे। खिजर ने बेयकीनी से देखा, यारम, रूह तो जिंदा है। यारम, देखो देखो, रूह, खिजर ने खुशी से चहकते हुए कहा। इसकी बात सुनकर शारिफ तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन ये मशीन इसे मॉनिटर क्यों नहीं कर रही? शारिफ का दिल चाहा मशीन उठाकर बाहर फेंका है। क्यों? ये रूह इस मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो, वायर जमीन पर पड़ी है। लैला ने वायर को देखते हुए कहा, लेकिन रूह बगैर मशीन के जिंदा कैसे है? मतलब, रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी, मैंने रूह की आवाज सुनी। रूह, बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा। आंखें खोलो, शाबाश, प्लीज आंखें खोलो। रूह, बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा था। बताओ सबको। यारम उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उससे पूछ रहा था, लेकिन रूह के जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। रूह, बोलो प्लीज। वो इसे अपनी बाहों में लेते हुए यारम ने कहा तो रूह ने फिर से जरा सी आंखें खोली। इसके होंठ जरा से खुले, शायद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। यारम की सांस में सांस वापस वापस आई। ऐसे लगा जैसे वो जी उठा हो, उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी हो। उसे लगा जैसे उसको उसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई, उसे उसकी जिंदगी मिल गई, सब कुछ मिल गया। रूह ने उसे देखते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यारम ने फौरन उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगाया। आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज मत जाना, मैं मर जाऊंगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर उसने अपने लबों से उसके माथे को छुआ। रू, प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो सब बेसाख्ता मुस्कुराए। वो अभी कोमा से बाहर आई है, इन्हें नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। इनकी बॉडी पार्ट सुन हो चुके हैं। फिलहाल इनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीखता है, रूह को वापिस तब सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई फौरन ही दौड़ने भागने लगेगी। इनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया हो चुका है, जिसके बाद इन्हें एक नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करनी होगी। इनका जिस्म 2 माह से बेजान था। नॉर्मल होने में, वापस आने में, वापस अपनी रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। वो खतरे से बाहर है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी और वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी। लेकिन वो ना सिर्फ होश में आई हैं, बल्कि सब कुछ समझ रही हैं। आप इनका बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह वो जल्दी पहले जैसी हो जाएंगी। डॉक्टर यारम को सब को समझाकर चला गया तो वो रूह के पास आया और उसे अपने करीब देखकर वो मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हो जाओगी ना? यारम ने मोहब्बत से पूछा तो रूह हल्के से नफी में सर हिला देते हुए शरारत से मुस्कुराई। सता लो तुम मुझे, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं भी तुम्हें बहुत सताऊंगा। यारम ने शरारत से कहते हुए इसके गालों पर अपने लब रखे तो रूह ने घूर कर उसे देखा। हाँ हाँ, जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरे डिम्पल बहुत अच्छे हैं। यारम ने इसकी मखसूस लाइन बोलते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरे नहीं, तुम्हारे डिम्पल, बल्कि सिर्फ डिम्पल से क्यों, पूरे का पूरा यारम का आदमी तुम्हारा है। यारम ने इसके चेहरे को नजरों के हिसार में लेते हुए कहा। रूह, तुम्हें पता है मैंने सारी नमाजें पढ़ी हैं। तुम बीमार थी तो मैंने तुम्हारी जाए नमाज पर बैठकर लंबी लंबी दुआएं मांगी। इससे जो कुछ मांगो वो जरूर देता है, सिर्फ तुमने मुझे नहीं
میں نے بھی تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے اور میں نے بھی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں. اب اسپیشل چیز مانگنے میں وقت تو لگتا ہے نا. وہ کبھی روح کی بولی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا. وہ کھل کر مسکرائی جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا. 2 ماہ بعد روح کی حالت میں کافی سدھار آ چکا تھا. اب وہ خود سے چلنے پھرنے باتیں کرنے لگی تھی. ہاں لیکن کچھ سوچتے سوچتے بھول جاتی. کچھ کرتے کر رہی ہوتی تو یاد نہ رہتا. یارم صبح اسے کچھ بتاتا تو شام تک بھول جاتی. لیکن پھر بھی وہ کافی بہتر ہو چکی تھی. تعظیم روز اسے فون کرتی. ایک آدھ مرے انسان کو واپس زندگی کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے. یارم نے بڑے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے تانیہ اور ماریا کی شادی اچھی جگہ پر طے کر دی تھی اور اس نے شارف اور معصومہ کی شادی بھی اسی مہینے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسے یقین تھا اس سے نہ صرف شارف اور معصومہ خوش ہو جائیں گے بلکہ روح کی بھی صحت پر اچھا اثر پڑے گا. ایسا ہی ہوا. روح ابھی سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی. اس گھر میں بہت ساری چیزیں یاد آتی تو پوچھنے لگتی. یارم نے اس گھر کے جلنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو پرانی کوئی بھی بات یاد آئے. وہ چاہتا تھا وہ بھیانک دن کسی خواب کی طرح بھول جائے جو ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا. اور اب وہ روح کو آہستہ آہستہ وہ دن بھولتی جا رہی تھی. شارف اور معصومہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی. اس بار روح نے زیادہ تو کچھ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ساری رسموں میں بھرپور حصہ لیا تھا اور شادی کو کافی انجوائے بھی کیا تھا. شارف اور معصومہ کی شادی خضر اور لیلا کی شادی سے بھی زیادہ مزیدار تھی کیونکہ شارف خود بہت شرارتی تھا. لیلا کی طرح معصومہ کی رخصتی بھی یارم کے گھر سے دھوم دھام سے ہوئی تھی اور شارف کو بھی یارم نے ایک فلیٹ گفٹ میں دیا تھا جبکہ سارم کی طرف سے ان دونوں کی ہنی مون ٹکٹ بک تھے. زندگی کافی بدل چکی تھی. اب یارم بہت کم کام کرنے لگا تھا. وہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد یارم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. سچ تھا وہ کچھ غلط نہیں کرتا تھا. ان لوگوں کی جان لیتا تھا جنہیں جینے کا حق نہیں تھا. لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ روح اور اس کے بچے کے ساتھ ہوا وہ بھی بھولا نہیں جا سکتا تھا. روح بھی اس کے کام میں غیر دلچسپی محسوس کر رہی تھی لیکن اس معاملے میں وہ کچھ نہیں بولی. شارف پریشانی سے ان کے گھر پہ آیا. کیا ہوا شارف بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ روح نے پوچھا. کچھ نہیں مجھے یارم سے ایک بہت ضروری کام ہے. وہ اسے بنا کچھ بتایا اندر کمرے میں چلا گیا. سارم نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک 4 سالہ بچی کو زیادتی کا شکار بنا کر مار ڈالا اور پھر وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگ رہے. بہت بڑے لوگوں کے آدمی ہیں. سارم کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہے. شارف نے یارم کو بتایا تو اس کا خون کھولنے لگا لیکن اس نے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو. شارف مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں. میں اپنی روح کی زندگی کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا. میں اپنی روح کی جان پر رسک نہیں لے سکتا. یارم یہ تم کہہ رہے ہو تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک معصوم سی بچی کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم بھول گئے وہ کہ تم کون ہو؟ کیا تم بھول گئے وہ وعدہ جو تم نے بچپن میں کیا تھا؟ یارم اس راہ پر چلتے ہوئے تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے تو ایک 4 سال کی بچی کو تو انصاف نہیں دلاؤ گے؟ شارف نے اسے بے بسی سے سمجھانا چاہا. خضر نے شارف کو یہاں آنے سے پہلے منع کیا تھا. خضر نے اسے بتایا تھا کہ یارم یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہے لیکن شارف نہیں مانا. نہیں شارف میں فیصلہ کر چکا ہوں. اب تم جاؤ یہاں سے. یارم نے بیٹھتے ہوئے کہا. جب روح کمرے میں داخل ہوئی یارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گیا جبکہ وہ شارف کو اگنور کرتی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا ہوا کی چین اس کی طرف بڑھایا. یارم اسے زندہ مت چھوڑیے گا. اس شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں. اس نے اس معصوم بچی کو جتنی بھیانک موت دی ہے اس سے زیادہ خطرناک موت آپ اسے دیں گے. جب تک وہ شخص مر نہ جائے تب تک میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی. روح چاقو اس کے ہاتھ میں پکڑاتے آتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ یارم بے یقینی سے باہر جاتا دیکھ رہا تھا. یارم نے ایک نظر سامنے کھڑے شارف کی طرف دیکھا. کیا اب بھی تم اس بچی کو انصاف نہیں دلواؤ گے یارم؟ شارف نے پوچھا. نہیں شارف میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ شارف ایک شکر گزار نظر باہر بیٹھی روح پر ڈالی جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی. روح کو یقین آ چکا تھا کہ یارم کچھ غلط نہیں کر رہا تو پھر وہ اسے کیوں روکتی بلکہ وہ تو اس سے محاذ میں یارم کا ساتھ دینا چاہتی تھی. 3 سال بعد سارم اپنی زندگی میں بہت خوش تھا. وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کچھ کام قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کیے جا سکتے. ایسے کام سر انجام دینے کے لیے یارم جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اب وہ یارم کو تنگ کرنا چھوڑ کر اپنے باقی فرائض سر انجام دینے لگا تھا. لیکن شارف کو تنگ کرنے کا کوئی موقع وہ اب بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا.
खिजर आके अपनी बेटियों को संभालो वरना मैंने इन दोनों को बाहर कूड़े के डब्बे में फेंक देना है। लैला ने गुस्से से उसे फोन किया। इसकी 2 साल की बेटियों ने लैला को तंग करने की कसम खा रखी थी। जबकि जब से ये दोनों शहजादियां पैदा हुई थी लैला ने अपने काम में काफी कमी कर ली थी। अब वो सिर्फ जरूरत के वक्त ही काम करती थी। उसने अपनी एक बेटी का नाम इनायत और दूसरी का मेहर रखा था। नहीं नहीं, पहले प्लीज तुम दोनों को बाहर मत फेंकना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बस कुछ लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है, खिजर ने समझाते हुए मिन्नत की थी। कहीं वो सच में ही इन दोनों शहजादियों को बाहर न फेंका है। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, अगर तुम इन 15 मिनट में वापस आ गए तो मैं कुछ नहीं करूंगी, और अगर तुमने 16 मिनट लगाया तो अपनी और अपनी बेटियों की खैर मनाना। वो फोन बंद करके बाहर आई, जहां पर एक इसने जहां पर एक को इसने बेड के साथ मैंने हथकड़ी में बांध के रखा था तो दूसरी को इसके कुछ फाते पर दीवार के साथ, और वो अपने बाप की लाडलियां अपने हाथ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो दोनों बहुत शरारती थी और सिर्फ 2 साल की होने के बावजूद भी लैला को तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। जबकि खिदर के हिसाब से लैला एक बहुत जालिम माँ साबित हुई थी, जबकि उसकी बेटियां तो मासूम थी। पर प्रेगनेंसी के दौरान लैला ने हमेशा यही कहा कि उसे बेटा चाहिए, जबकि खिदर को बेटी चाहिए थी। वो खिदर के कहने के मुताबिक वो इसी बात का बदला अपनी बेटियों से ले रही थी, जबकि शारिक मासूमा अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को हसीन बना रहे थे। मुशारिफ शक्ल में बिल्कुल अपने बाप पर था, लेकिन उसकी मासूमियत बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। कभी कभी वो इतना मासूम बन जाता कि शारिफ हैरान रह जाता, और कभी कभी इसकी शरारतें पूरा घर हिला के रख देती, लेकिन इसके बावजूद वो इनके घर की रौनक था। रूह को बिल्कुल ठीक होते काफी वक्त लगा था, लेकिन इस दौरान यारम ने शोनू से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी और वो उसके लिए बहुत अहम हो चुका था। जब से उसने रूह को बचाया था वो इसे और भी ज्यादा अहमियत देने लगा था। यारम बहुत वक्त तक उसके करीब ना गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया, और फिर बहुत जल्दी एक नन्हे से फरिश्ते ने इनकी जिंदगी को भी जन्नत बना दिया। यारम अब भी खून से सिने हुए कपड़े लेकर घर आता, जो अक्सर दूसरे कमरे में उतार देता। रूह सब कुछ समझने के बावजूद अक्सर उससे कहती कि आप फिक्र ना करें, मैं कपड़े साफ कर दूंगी, लेकिन वो कभी भी इस बात को गवारा ना करता कि उसकी रूह किसी के गंदे खून को हाथ लगाए, और अपने अपने गुनाहों की दुनिया को रूह से अभी भी बहुत दूर रखा था। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी यारम उसके सामने इस तरह से जाहिर करता जैसे वो इन सब चीजों से अनजान है। वो रूह जल्दी ही समझ गई कि यारम को इसका इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं, तो रूह ने भी इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जबकि यारम का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही बेटा, जो इस रूह के पास ना भटकने देता। देख देखो यारम, ये तेरी माँ रोयाम देख रोयाम, ये तेरी माँ बाद में मेरी बीवी पहले है। वो अपने 9 माह के बेटे को समझाते हुए बोला, जो कि उसे अपनी माँ के करीब बैठने नहीं दे रहा था। वो कब से अपने नन्हे हाथों से उसे मुक्के मार रहे जा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वो अपनी माँ के साथ बेड पर सोएगा और वो अपनी जगह कहीं और ढूंढ ले। यारम ने उसे किसी बुरे आदमी की तरह समझाना चाहा कि ये जितनी तुम्हारी माँ है इतनी मेरी बीवी है, लेकिन रोयाम सिर्फ साहब समझे तब ना, उसके लिए उसका बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, और जो उसे बेबी कॉट में सुलाता था और खुद उसकी माँ के साथ सोता था। यारम क्यों मेरे मासूम बच्चे के साथ जिद लगा रहे हैं? आप जाके सो जाए ना सोफे पे, जब ये सो जाएगा तब वापस आ जाइएगा ना। रूह ने हमेशा की तरह अपने मासूम से बच्चे का साथ दिया तो यारम उसे घूर कर उठ कर सोफे पर आ गया। दुनिया के हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन उससे इस 1 फुट के दुश्मन का कैसे करूं? वो जबरदस्ती रोयाम के गाल को चूमता सोफे पर आकर लेटा, तो रोयाम ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जबकि रूह उसे घूरती रोयाम को चुप करवा रही थी, जो रोते हुए भी अपने डिम्पल्स की खूब नुमाइश कर रहा था। वो 1% भी रूह पर ना था, उसकी आंखें भी यारम की तरह थी, जबकि यारम ने पहले दिन ही उसे अपनी रूह के साथ सोता देखकर उसे अपना दुश्मन कहा था, जो उसकी गोद में आते ही बुरी तरह से रोने लगा। रूह और यारम ने अपना नाम जोड़कर उसका नाम रोयाम रखा था, जिसने उसकी जिंदगी को जन्नत बनाया था। लेकिन जी, रोह यारम नॉवल खत्म हो चुका है। अब मैं कल एक नए नॉवल के साथ हाजिर होंगी। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा नॉवल हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।